ये बैकपैकिंग बेसिकली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, जो ट्रेवलिंग का एक मीडियम है, जिसके अंदर क्या है ना कि बहुत ही कम रिसोर्सेज में, कम चीज़ों में आप लोग कैसे ट्रेवल कर सकते हैं कम पैसों में। बैकपैकिंग बेसिकली एक्सप्लोरेशन माइंडसेट से ट्रेवल करना रहता है रेदर देन स्टेइंग इन अ कंफर्ट जोन। बैकपैकिंग इज बेसिकली ए टाइप ऑफ ट्रेवल इन विच यू कम्स आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन्स एंड एक्सपीरियंस द न्यू थिंग्स। घूमो इंडिया community. Why you call it as a community? Yeah, basically we don't want to be in that particular typical travels companies. We want to present ourselves different from others. So we call this a community. Basically एक community है लोगों की, those who want to travel. हम लोगों का घूमो इंडिया कम्युनिटी का एक मोटिव है बेसिकली, वी आर ऑन द कोस्ट टू शो द वर्ल्ड हाउ ब्यूटीफुल आवर इंडिया इज। कि हमारा एक मोटिव है दुनिया को दिखाना है कि हमारा हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है, रेदर देन प्रमोटिंग इंटरनेशनल टूरिज्म। तो हमने इसका नाम इसीलिए घूमो इंडिया कम्युनिटी रखा कि आप इंडिया घूमो एक कम्युनिटी बना के। एक इंसान जब अकेला फील करता है, ठीक है, जब घर पे अकेला रहता है वो या फिर कहीं भी अकेला है, तो उसको एक सोलो ट्रैवल करना है। जब उसको सोलो ट्रैवल में ऐसा होता है कि नई चीज़ें मिलती है आपको, ठीक है। आप एक जगह आप जब जा रहे हो, ठीक है, तो आपको एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है। जब आप वो माहौल बदलना है, जब आपको मतलब आप घर से बाहर निकलोगे तो आपका माहौल बदलेगा, तो वो चीज़ें हैं। देव दीपावली बनारस का ऐसा फेस्टिवल है सर, छोटी दिवाली के दिन सेलिब्रेट करते हैं वो लोग। तो उसमें क्या रहता है कि जो अपनी गंगा नदी है ना, उसके दोनों साइड जितने भी घाट्स हैं ना, सबको दियों से सजाया जाता है। मतलब उस दिन पूरी बनारस में दिए लगते हैं और पूरा उसको सजा दिया जाता है दोनों साइड से, और फिर सेलिब्रेट करते हैं वो लोग। मतलब उनके लिए दिवाली से ज़्यादा छोटी दिवाली बड़ी मानी जाती है। जब आप घर पे रहते हो या फिर आप एक समाज में या सोसाइटी में रहते हो, तो आप एक सोसाइटी को ही सिर्फ मानते हो, ठीक है, वो आपके पास सोसाइटी है। जब आप बाहर निकलते हो तो ऐसी हज़ार सोसाइटी हैं, ठीक है। आप यहाँ हो तो आप अपने आप को बड़ा मान रहे हो, ठीक है, अपने आप को उस काबिल मान रहे हो। आप जब बाहर जाओगे तो वो हज़ारों कल्चर है, ठीक है, आप वहाँ पे बहुत छोटा महसूस करोगे, ठीक है। तब वो जब आप छोटा महसूस करोगे ना, तो आपको अपने आप एक ग्रेटिट्यूड आएगा कि अरे यार मैं तो यहाँ इतना बड़ा था, अब यहाँ हूँ मैं जब, तो मैं इतना छोटा महसूस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे आसपास कोई लोग ही नहीं है। यहाँ पे एक अलग भाषा के लोग हैं, यहाँ पे एक अलग कल्चर के लोग हैं, तो आप अपने आप को वहाँ से एक बहुत छोटा इंसान मानोगे। Hi, this is Indranil and welcome back to our channel, The Spotlight Beyond Profession. Today in our channel, we're having a podcast with the founder and co-founder of Ghumo India Community. Ghumo India Community के नाम सुनते से ही ऐसा लगता है कि कुछ घूमने के लिए होगा या घूमने के बारे में होगा। So in this entire podcast, we will try to understand about the concept of Ghumo India Community. ये किस तरीके से काम करता है और इसका आगे का पर्सपेक्टिव या रोड मैप क्या है, इसके बारे में आपने डिटेल में डिस्कशन किए हैं घूमो इंडिया कम्युनिटी की फाउंडर्स एंड को-फाउंडर के साथ। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू वॉच द एंटायर पॉडकास्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट घूमो इंडिया कम्युनिटी, और आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानने को मिलेगा। हो सकता है जो आगे चल के आपके बहुत काम आए और आपको जानने के लिए और उत्सुकता बढ़े। Another request I have to subscribe this channel so that हमारे इस चैनल में क्या क्या कंटेंट हम डालते हैं और क्या क्या कंटेंट आपके काम के हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिलता रहे। Also subscribe our news channel that is by the name of TSBP News, and we have TSBP Clips and TSBP Shorts as well. TSBP Shorts and TSBP Clips में हम इस बड़े पॉडकास्ट के छोटे छोटे टुकड़े और छोटे छोटे हिस्से डालते हैं, ताकि आपको कम समय में इस पॉडकास्ट के बारे में डिटेल और इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में जानकारी मिले। सो प्लीज वॉच दिस एंटायर पॉडकास्ट। So first of all, thank you very much for giving us your time and welcome to our show, The Spotlight Beyond Profession. Today in our channel, we are having a podcast with you, and before we start the podcast, I have two disclaimers. Number one disclaimer is that my name is Indranil, so I'm a Bengali. So whenever I'll try speak in Hindi, you can laugh at me, I don't mind. And secondly, in this entire podcast, if I'll ask anything and if you don't want to answer or address, you can directly say no. There is nothing like avoiding or घुमा के कुछ बात करना है, because our podcast is completely unscripted, uncensored and unfiltered. And in this podcast, you are obviously under the spotlight, and we call it Beyond Profession because in this podcast, we will try to understand more about your journey, about the story, from where you started and how you had reached to this level. So again, welcome to our show and thank you very much for giving us your time. So before I deep dive into this podcast,
कुछ थोड़ा सा अपने बेस के बारे में अगर हमें बताएं, सो दैट इट विल बी बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग टू द व्यूअर्स कि कहाँ से आपने शुरू की, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, किस टाइप की फैमिली बैकग्राउंड से आप आए और कैसे इस कंपनी की शुरुआत आपने किया। तो ये जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमें एक बार बता दें। सर, माय नेम इज शुभम पाटीदार। आई बिलोंग्स टू एन एग्रीकल्चर फैमिली। बेसिकली फार्मिंग बैकग्राउंड है मेरा, और मैं एमपी में सुजालपुर के पास में एक विलेज है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग सर सुजालपुर से हुई पूरी, कॉन्वेंट स्कूल से। उसके बाद में कॉलेज मेरा इंदौर से ही हुआ है, श्री वैष्णव विद्यापीठ। वहाँ से मैंने फॉरेंसिक साइंस में ग्रेजुएशन किया है सर। फॉरेंसिक साइंस? यस सर। वाओ। तो आफ्टर फॉरेंसिक साइंस ग्रेजुएशन इन 2020 बी विथ मी, दो अलग दोस्तों के साथ हम लोगों ने घूमो इंडिया कम्युनिटी स्टार्ट किया था। तो जब स्टार्ट किया था 2020 के एंड में हमने स्टार्ट किया था। तो बेसिकली मेरा हमेशा से था कि आई वांट टू बी इन अ बिजनेस। मेरे को ना हमेशा किसी भी चीज़ों को आगे बढ़ा के उसमें इम्प्लीमेंट करके काम करना पसंद था। तो अबीर माय पार्टनर, उसका विज़न था और उसी का ये था, पूरा आइडिया था इसका सेटअप का, कि घूमो इंडिया कम्युनिटी करके अपने को एक ब्रांड बनाना, एक चीज़ें करनी है कि अपने को ट्रेवल इंडस्ट्री में कुछ अलग करना है। ये इसका आइडिया तब आया जब हम लोग 3 साल में कॉलेज में सब साथ में थे ना, हम लोग अलग अलग डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करते थे हमारे हिसाब से। किस समय आप, कौन से साल में आप कॉलेज में एंटर किए? 17 से 20 तक, 2017 to 20। मतलब लॉकडाउन से पहले तक कॉलेज में थे? या कॉलेज पहले था। ओके। 17 से लेकर 20 तक हम लोग। सो इंदौर, आप कॉलेज करने के लिए आप इंदौर पहुंचे? या कॉलेज करने के लिए इंदौर आए। ओके, नाउ अगेन क्या शुरू हुआ? तो बेसिकली हम लोग जब कॉलेज टाइम पे थे ना, तो हम लोग अलग अलग जगह एक्सप्लोर करते थे। तो मतलब हम लोगों का माइंड सेट ये था कि हम लोग बैकपैकिंग कॉन्सेप्ट के साथ में घूमते थे। हम लोग एक ट्रेवलर था, मतलब इट्स नॉट फ्रॉम इंडियन, उसके कॉन्सेप्ट से बहुत इम्प्रेस हुए थे। उसका एक बैकपैकिंग कॉन्सेप्ट था कि क्या है ये कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। ये बैकपैकिंग का बेसिकली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, जो एक ट्रेवलिंग का एक मीडियम है, जिसके अंदर क्या है ना कि बहुत ही कम रिसोर्सेज में, कम चीज़ों में आप लोग कैसे ट्रेवल कर सकते हैं कम पैसों में। बैकपैकिंग बेसिकली एक्सप्लोरेशन माइंडसेट से ट्रेवल करना रहता है, रेदर देन स्टेइंग इन अ कंफर्ट जोन। बैकपैकिंग इज बेसिकली ए टाइप ऑफ ट्रेवल इन विच यू कम्स आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन्स एंड एक्सपीरियंस द न्यू थिंग्स। ओके। तो हमको एक कॉन्सेप्ट के साथ में कुछ चीज़ें स्टार्ट करनी थी, तब हमने घूमो इंडिया कम्युनिटी स्टार्ट किया। घूमो इंडिया कम्युनिटी, व्हाई यू कॉल इट एज अ कम्युनिटी? Yeah, basically, don't want to be in that particular typical travels companies. We want to present ourselves different from others. So we call this a community. Basically, एक community है लोगों की, those who want to travel. हम लोगों का घूमो इंडिया कम्युनिटी का एक मोटिव है बेसिकली, वी आर ऑन अ कोस्ट टू शो द वर्ल्ड हाउ ब्यूटीफुल आवर इंडिया इज। कि हमारा एक मोटिव है दुनिया को दिखाना है कि हमारा हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है, रेदर देन प्रमोटिंग इंटरनेशनल टूरिज्म। तो हमने इसका नाम इसीलिए घूमो इंडिया कम्युनिटी रखा कि आप इंडिया घूमो एक कम्युनिटी बना के। तो हम कम्युनिटी बना रहे हैं जिसके अंदर हम लोग इंडिया की अलग अलग लोकेशंस की बैकपैकिंग ट्रिप्स ऑर्गेनाइज कर पाए। और हमारा मोटिव है इसमें, हम लोग सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए करते हैं। 2 मोटिव है हमारे, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म एंड सस्टेनेबल टूरिज्म। कि हमको टूरिज्म को प्रमोट करना है कीपिंग इन माइंड 2 पॉइंट, कि रिस्पॉन्सिबल ट्रेवल कैसे होता है, लोगों को सिखाना है कि रिस्पॉन्सिबल ट्रेवल कैसे करते हैं। पहला ये। रिस्पॉन्सिबल ट्रेवल मीन्स यू मीन टू से दैट जब कोई ट्रेवल करते हैं, किसी डेस्टिनेशन में जाते हैं, चीजें गंदे करते हैं, यस और उधम मचाते हैं, वो नहीं करके हाउ यू टू वी ए रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कि जहाँ गए हैं उसकी भी इज्जत करो और अपनी भी इज्जत बचाओ। अपनी भी इज्जत करो। और आप किसी जगह जा रहे हैं ना, तो वो चीज़ आपको बहुत सारी चीज़ें दे रही है, तो बदले में आप भी उसको कुछ चीज़ें दें। उसको बोलते हैं सस्टेनेबल। कि लाइक कि हम लोगों ने पर्टिकुलर कोई जगह की लोकेशंस की ट्रिप ऑर्गेनाइज करी, तो हम सस्टेनेबली किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं वहाँ के लोकल्स को रेवेन्यू जनरेट करने में। अच्छा। हाँ, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लोकल से कोलेबोरेशंस करते हैं रिगार्डिंग द होम स्टेज, होटल्स, और फूड लेते हैं उनसे, लोकल गाइड्स वहीं के हायर करते हैं हम लोग, ताकि हमारे टूरिज्म से, हमारी ट्रिप से वहाँ के लोकल लोगों को हम लोग रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प कर पाएँ। तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल टूरिज्म। आप सस्टेनेबली किस सभी चीजों को ध्यान में रखते हो, कैसे इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करिए आप। सस्टेनेबल जो आप बोल रहे हैं, लोकल्स को जो आप हायर करते हैं, आजकल होम स्टे भी लोकल में ही गिनते हैं लोग। हाँ। और बहुत सारे लोग आफ्टर दिस Airbnb केम इनटू द पिक्चर, बहुत सारे लोग अभी होम स्टे को प्रेफर करते हैं, स्पेसिफिकली जब साउथ में जाते हैं, इन सब जगह में जब जाते हैं। तो हाउ मच इट इज डिफरेंट देन होम स्टे टू दिस लोकल?
मैं आपको बताता हूँ बेसिकली। आप है ना, जैसे हम लोगों का कॉन्सेप्ट है ऑफबीट और रिमोट ट्रिप्स करते हैं। तो जब आप ऑफबीट ट्रिप्स करते हैं ना, तो आपको ट्रिप्स ने आपने ऑर्गेनाइज कर ली, सारी चीज़ों का सेटअप कर लिया, लेकिन आपको उसको ग्राउंड तक अगर ऑपरेशनल वे में लेके आना है तो आपको वहाँ के लोकल लोगों का सपोर्ट लेना पड़ेगा। ओके, ये हमारी जरूरत भी, और हम कहीं ना कहीं चाहते भी ऐसा कि हम लोग लोकल्स का सपोर्ट लें, लोकल्स को साथ में रखें, उनको कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट करने में। कि हमने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करी तो हम लोग वहाँ से लोकल वहीं का टूर लीडर हायर कर रहे हैं जो वहाँ की लोकल चीज़ों के बारे में बता रहा है, लोकल कल्चर को एक्सप्लेन कर रहा है, लोकल जगह के बारे में अलग अलग चीज़ें बता रहा है, वहाँ की हिस्ट्री बता रहा है, ताकि लोग सस्टेनेबली उस जगह से कहीं ना कहीं अटैच हो गए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाके घूम के आ गए, बस एक्सप्लोर करके आ गए। आप वहाँ से क्या यादें लेके आ रहे हो, क्या यादें छोड़ के आ रहे हो। ओके, एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रेवल कंपनी। हम लोग एक एक्सपीरियंस बेचना चाहते हैं लोगों को बेसिकली। ये सारी कहानी एंड एक्सपीरियंस। हाउ यू फाइंड आउट दैट लोकल पीपल, और वो जो जगह या जो विलेज को आप सिलेक्ट करते हैं, इसका पैरामीटर्स क्या होता है? हाउ यू सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर लोकल प्लेस और विलेज? इसका पैरामीटर ये होता है कि हम पर्टिकुलर एग्जांपल कि किसी भी लोकेशंस की ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो या तो हम लोगों ने खुद ने एक्सप्लोर कर रखी होगी या फिर किसी एसोसिएट्स ने या किसी और ने एक्सप्लोर कर रखी होगी उस लोकेशंस को। सो जब हम उस लोकेशंस के बारे में पता लगते हैं ना, तो हम लोग है ना, हमारा डायरेक्टली कनेक्शन यही रहता है कि हम लोग कितना ज़्यादा वहाँ के लोकल से कनेक्शंस कर पाएँ थ्रू इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, थ्रू कनेक्शंस, कि हम लोग उनको हमारे साथ में रख के हमारी चीज़ों को प्रमोट कर पाएँ। इससे हमारा ही फायदा होता है और उन लोगों का भी फायदा होता है रेवेन्यू जनरेट करने में। और हमारा फायदा ये होता है कि हमारे लिए हमारा कोई बंदा है वहाँ पे जो हमारे लोगों को और हमारे ट्रिप्स को संभाल पाए। ओके, सो नाउ यहाँ पे थोड़ा सा रुक के हम एकदम थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि हाउ यू स्टार्टेड दिस आइडिया एज ए कंपनी और एज ए बिजनेस मॉडल। कौन से साल में आपने इसको एज ए बिजनेस शुरू किया? एक्चुअली 2020 में हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था एज एन ट्रेवल कम्युनिटी। तो जब हमने स्टार्ट किया था ना, वी आर न्यू इन द मार्केट। हम लोग ने सेल्फ ट्रेवल किया था, लेकिन जीवन में कभी कोई सी ट्रिप ऑर्गेनाइज नहीं करी थी। कभी भी हम लोगों ने ट्रिप ऑर्गेनाइज करना ही स्टार्ट किया घूमो इंडिया कम्युनिटी के आने के बाद में। हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, मार्केट रिसर्च करी, कैसे ट्रिप ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे अलग ट्रेवल कंपनीज कर दी, उनसे अलग अपन क्या कर सकते हैं, मार्केट गैप क्या है, ये सब कुछ बेसिक रिसर्च करने के बाद में हम लोग जब इसको इम्प्लीमेशन पे आए ना, तो हमको लगा कि इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने रिसर्च करी, जो हम लोग चीज़ें चाहते थे। लेकिन हमने उसको इम्प्लीमेंट किया 2022 में। 2020, 21, 22 में हम लोग टिपिकल ट्रेवल कंपनी जैसे काम करा, ताकि हम लोगों को एक्सपोजर मिल जाए और काम करने का तरीका पता लग जाए कि कैसे काम करते हैं। मतलब सेल्फ ट्रेनिंग के लिए टाइम पीरियड था वो 2021 और 22 कि हम लोगों ने सेल्फ ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करी, सेल्फ सीखा कैसे होता है कामकाज, टिपिकल ट्रिप्स करी, ताकि तब हमको एक्सपीरियंस मिला, चीज़ें मिली, कैसे ऑर्गेनाइज होती है, कैसी चीज़ें होती है। उसके बाद में हम लोग ये ऑफबीट और ये रिमोट वाले सेगमेंट पे गए। So it has been started as a bootstrap company? Yeah, it's a bootstrap company. And what is the story behind this bootstrapping? कैसे ये पैसा इकट्ठा हुआ, या कैसे ये लगा कि अभी हम इसी को ही खड़ा करेंगे और एक नाम अलग से बनाएंगे इस इंडस्ट्री में? मैं बताता हूँ। बेसिकली मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ, तो इंदौर में सबसे हॉट जो लोकेशन है जहाँ पे ट्रेवल करते हैं, पचमढ़ी। तो 2021 में दिसंबर से हमने स्टार्ट कर दिया था। दिसंबर में हमारी ट्रिप्स थी पचमढ़ी की। हम लोगों को पता नहीं था ट्रिप्स कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। हम लोगों ने होटलियर से कोलेब्रेशन किया, एक ट्रांसपोर्टर से कोलेब्रेशन किया, और हम लोगों ने सोशल मीडिया एड्स चलाए। उसके बाद में हमारे पास 6 लीड्स आई, पर वो हमारी जीवन की पहली ट्रिप थी। उसको चलाने के लिए हम लोगों ने 1000 रुपये का एक मार्केटिंग बजट सेट किया था। हम चारों लोगों ने 250 उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया था। वही एक हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है इस ट्रिप कंपनी के लिए कि 250 रुपये से हमारी ट्रिप स्टार्ट हुई थी, और 250 रुपये हमारा एक बूस्टस्ट्रैप अमाउंट था जो हमने सेल्फ लगाया था इस कंपनी में। उसके बाद सिलसिला चलता गया, आते गए लोग। वाओ, दैट इज अ रियल ग्रेट स्टोरी। 250 रुपीज के बूटस्ट्रैपिंग कंपनी आज यहाँ तक पहुंच गई है। नाउ टेल मी वन थिंग, इन टुडेज टाइम इफ आई टॉक अबाउट ये ट्रैवल इंडस्ट्री और ट्रैवल की जो दुनिया है बहुत ज्यादा फैंसी हो चुका है। जब तक आप हवाई जहाज से विदेश नहीं जाते हैं तब तक इसको ट्रैवल या टूर माना नहीं जाता है। इन दैट कंडीशन, हाउ मच डिफिकल्ट इट इज फॉर यू आर फाइंडिंग टू एस्टैब्लिश दिस कॉन्सेप्ट, और वो भी सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया की मेजर सिटीज नहीं, इंडिया की मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, कुछ ऐसा डेस्टिनेशन जिनके बारे में शायद लोगों ने सुना भी नहीं है। तो हाउ मच इट इज डिफिकल्ट यू आर फाइंडिंग टू गेट दिस कॉन्सेप्ट
to be in their heart? देखो ना, जब भी जो लोग ट्रेवल करते हैं ना, दो तरह की ऑडियंस रहती है। एक ऑडियंस हो कि जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए ट्रेवल करती है, जिसको सेल्फ आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, कंफर्म जो जोन रहता है अपना कंफर्ट जोन, उससे बाहर आके चीजें एक्सपीरियंस करना रहती है। एक वो ऑडियंस हो गई। और एक ऑडियंस वैसी रहती है जिसको लग्जरी ट्रेवल करना रहता है। Yes. और एक ऑडियंस वैसी है जिसको है ना सिर्फ दिखावे के लिए ट्रेवल करना पड़ता है। आज आप देख रहे हो कि इंस्टाग्राम स्टोरीज और इन सब पे इंस्पायर होकर लोग ट्रेवल करते हैं। तो वो बेसिकली ट्रेवल हो गया दूसरे को दिखाने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए ट्रेवल नहीं होता है। तो जिस तरह की हम ऑडियंस को टारगेट करते हैं ना, वो हार्डकोर ट्रेवलर्स रहते हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके ट्रेवल करना चाहते हैं। और उनके लिए ट्रेवल सिर्फ लोकेशन टच करना नहीं है, लोगों को जानना, लोकल कल्चर्स को जानना। ट्रेवलिंग बेसिकली मीडियम ऑफ टीचिंग फॉर देम, कि मतलब वो क्या कुछ सीख पा रहे हैं उस चीज जगह से। उस तरह की हमारी एक ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस है जिसको हम लोग टारगेट करके हमारे प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जो कंफर्ट जोन से बाहर आके चीजें एक्सपीरियंस करना चाहती है। आज की तारीख में सोलो ट्रैवलर्स के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लोग भी सोलो होने लगे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप का भी कदर्स नहीं होते हैं ज़्यादा। तो ये जो सोलो ट्रिप का जो कॉन्सेप्ट है, क्या आपकी कंपनी में मेजरली सोलो ट्रैवलर ही आते हैं या देयर आर अदर जेंडर्स एज वेल एंड अदर कोलैबोरेशंस एज वेल? मैं बताता हूँ। जैसे हम लोगों को एक बैच रहता है 12 से 15 लोगों का बैच। करेंटली हम लोग ना इंडिया के हर एक लोकेशंस पे 12 से 15 लोगों का बैच रन करते हैं। सो मैक्सिमम 12 लोगों का ही ट्रिप हो सकता है या 15 लोगों का? 12 से 15 लोग, 15 लोगों से ज्यादा कभी नहीं करते हम लोग। ओके। तो इस बैच में ना, इसका कोई स्पेशल फंडा है? व्हाई दिस 15? बिकॉज अगर आपके पास 20 होंगे, 25 होंगे तो आपका रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा होगा, आपकी मार्जिन ज्यादा होंगे। तो व्हाई यू आर कंसिडरिंग और कीपिंग दिस कैपिंग ऑफ 15 पीपल? मैं बताता हूँ। जैसे हम लोगों का बैच रहता है 12 से 15 लोगों का बैच, तो हम लोग 12 से 15 लोगों का बैच इसीलिए रखते हैं ताकि जो बंदा हमारे साथ आया है ना ट्रिप पे, जिस माइंडसेट से आया है ना, एक्सप्लोरेशन माइंडसेट से, कनेक्शन माइंडसेट से, बेसिकली हमारे ट्रिप्स पे सब स्ट्रेंजर्स आते हैं। सब एक दूसरे से स्ट्रेंज रहते हैं ट्रिप से आने के बाद, पहले ट्रिप पे आके मिलते हैं वो लोग। तो जब 12 से 15 लोगों का एक बैच रहता है ना, तब लोग एक दूसरे से आसानी से कनेक्ट हो पाते हैं। Yes. आसानी से कनेक्ट हो के वो वाइब जनरेट करते हैं कि कनेक्ट, वाइब एंड डिस्कवर, कि मतलब 10-12 लोग मिले, उनके अंदर एक वाइब बनी, लाइक माइंडेड ट्रेवलर्स रहते हैं, एक वाइब जनरेट करते हैं, उसके बाद डिस्कवर करते हैं जगह को। तो ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आपके ग्रुप में कम लोग रहेंगे। और जब 12 से 15 लोग रहेंगे ना, तो आप उनको अच्छे से कैटर कर पाओगे और अच्छे से एक्सप्लोर करा पाओगे। इससे क्या रहता है, एक बिजनेस माइंडसेट से लोग क्या सोचते हैं कि 25 लोगों का ट्रिप लेके जाएंगे और ज़्यादा अर्निंग होगी, पर उनका यही नहीं रहता है कि हम लोग 25 लोगों से एक बार अर्निंग कर ली, लेकिन डबल 2 बार अर्निंग कर पाएंगे कि नहीं, उनसे तीसरी बार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम जब 12 लोगों का ट्रिप करते हैं ना, तो हमारे पास 70 to 80% रिटेंशन रहता है उससे। That is really great number. या सर, वो उस रिटेंशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग 12 से 15 लोगों का ट्रिप करते हैं, ताकि हम लोगों को, जो लोग आए हैं ना, उनको आपस में अच्छे से कनेक्ट करा पाए, ताकि वो एक पॉजिटिव माइंडसेट से जाए कि हम लोग जिस माइंडसेट से आए थे ट्रिप पे, कि वो हमारा सक्सेसफुल हुआ। और वो तभी सक्सेसफुल रहता है जब कम लोग रहेंगे। और एक छोटा सा अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक ट्रिप का एक बेयर मिनिमम एक्सपेंडिचर या कॉस्टिंग एक सोलो ट्रैवलर के लिए कहाँ से शुरू होता है, सो दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट हाउ मच इट इज अंडर देयर अफोर्डेबिलिटी एंड व्हाट आर द ऑप्शंस टू अवेल योर सर्विस? एक्चुअली सर, है ना, ये ट्रिप्स की प्राइसिंग डिपेंड करती है लोकेशंस के अकॉर्डिंगली, कि कौन सी लोकेशंस की ट्रिप है, नंबर ऑफ डेज और नाइट्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ट्रिप्स हमारी बेसिकली 8 से 10 हज़ार से स्टार्टिंग है, तो 20-25,000 तक है। ओके। और ये जो एकोमोडेशंस आप वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं या जो लोकल ट्रैवल्स आप प्रोवाइड कराते हैं, एकोमोडेशन के लिए आप लोग लोकल्स के जो रूम्स होते हैं, घर होते हैं, वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं कि देयर आर फैंसी होटल्स एज वेल, बिकॉज पीपल वांट कंफर्ट एंड अदर थिंग एज वेल व्हेन दे आर स्टेइंग समवेयर? डिपेंड करता है लोकेशंस के अकॉर्डिंगली। कुछ लोकेशंस पे हम लोग होम स्टे और उस तरह की चीज़ें देते हैं जहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है ऑप्शंस की, और जहाँ पे ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी है, हम लोगों को अच्छे ऑप्शंस देते हैं, लग्जरी ऑप्शंस देते हैं, ताकि वो लग्जरी प्लस एक्सपीरियंस दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाए हमारे साथ। ओके। नाउ अगर मैं वापस से थोड़ा सा पीछे जाऊं, 2022 में चला जाऊं, जब आपने इस कॉन्सेप्ट के साथ इस कंपनी में अपना काम शुरू किया था, पहला 3 कौन सा ऐसा जगह था जिसके बारे में लोग नहीं जानते थे और आप लोगों ने वो एक्सप्लोरेशन दिया है लोगों को? वो पहला 3 जगह के बारे में थोड़ा सा बताइए, कौन सा जगह था और आप लोगों ने कैसे ढूंढा? बिकॉज बहुत सारे आपके ट्रिप्स में, आपके ट्रैवल प्लान में बहुत सारे ऐसे लोकेशंस के बारे में हम देखते हैं जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना होगा इससे पहले। बिल्कुल। सो हाउ यू फाइंड आउट, एंड वो पहला 3 कौन सा था जिसके बाद शायद आपको और कॉन्फिडेंस आया होगा कि इस टाइप के लोकेशन को और एक्सप्लोर किया जा सकता है एंड पीपल आर लाइकिंग इट? सर, ये वही बात हो गई ना
सस्टेनेबिलिटी वाली, हम लोग ये सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट के सब जब काम करते हैं ना, तो हम लोग ना जुड़ जाते हैं लोकल से, लोकल अथॉरिटीज से। कि फॉर एग्जांपल आप कश्मीर गए हो, कश्मीर में मोस्ट टिपिकल लोकेशन है अभी श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, लोग मोस्टली सब लोग यहीं ट्रेवल करते हैं, इससे बियॉन्ड कोई नहीं जाता ट्रेवल करने। तो जब हमारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जब हमारे लोकल वेंडर से, लोकल लोगों से डिस्कस किया ना, तो उन्होंने हमको बहुत सारी चीज़ें बताई कि एक गुरेज वैली करके जगह है जो आज से 2022 से स्टार्ट हुआ है सर, उससे पहले टूरिज्म था ही नहीं वहाँ पे। ओके 2022 से स्टार्ट हुआ है गुरेज वैली सर। इंडिया में सबसे लास्ट लोकेशन है, उसके आगे पीओके बॉर्डर है, एक पूरा लास्ट विलेज है, उसके आगे पीओके। तो मतलब आप आसानी से पाकिस्तान बॉर्डर और पाकिस्तान के बंकर और सारी चीज़ें देख पाते हो वहाँ से। तो वहाँ पे एकोमोडेशन अरेंज करना मुश्किल नहीं होता है सर? अर्लियर इट वाज मतलब मुश्किल था स्टार्टिंग में, क्योंकि हम जब स्टार्ट में करते थे ना, तो जो लोकल वेंडर्स और उनके घर में अकोमोडेट करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या थोड़ी जगह कमर्शियल होने लग गई। मतलब नॉट डेट मच कमर्शियल, लेकिन थोड़ी बहुत कमर्शियल हुई, तो वहाँ पे कुछ होम स्टेज को होटल्स बन गए, तो फिर हम लोग उनके साथ कोलेबोरेशन होके करते हैं। आपके जैसा और भी कोई कंपनी या कोई कम्युनिटी है इंडिया में आज की तारीख में जो इस कॉन्सेप्ट में आए हैं या कुछ अलग तरीके से ये काम करते हैं? बिकॉज इन दिस वे यू आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू लोकल पीपल एज वेल, और आप बिजनेस भी जनरेट कर रहे हैं उस लोकेशन में जहाँ पे शायद कोई होटल्स नहीं हुआ करता था या कोई टूर गाइड नहीं हुआ करते थे, लेकिन जबकि वो लोग वहीं पैदा हुए, वहीं बड़े हो रहे हैं। हम लोग ना दे कैन बी द बेस्ट टूर गाइड, दे कैन बी बेस्ट। अभी सर मैं मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं गुरेज वैली करके जगह गया था, आपको बताया अभी गुरेज वैली के बारे में। तो मैं अभी लास्ट 1.5 मंथ अगो मैं वापस वहाँ गया था, तो मैं वहाँ के लोकल्स लोगों से मिला, कुछ लोगों से मिला जिनसे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। तो वो लोग क्या करते थे बेसिकली, उनको पता है कि टूरिज्म है यहाँ पे, लेकिन उनको टूरिज्म को कैटर करना नहीं आता था कि टूरिज्म आ रहा है तो हम लोग इनसे कैसे रेवेन्यू ले पाए। वो बेसिकली या तो गाड़ी चला रहे थे, यंगस्टर थे 20-25 साल के, या तो गाड़ियाँ खरीद ली, गाड़ी चला रहे हैं, या कुछ और चीज़ें कर रहे हैं। वो एक पूरी तरीके से 100% टूरिज्म में नहीं दे रहे थे। तो फिर मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि जब आपके यहाँ टूरिज्म के लिए जब आता है बंदा, गुरेज वैली एक ऑफबीट डेस्टिनेशन है, तो अगर आपके यहाँ कोई बंदा आ रहा है, कोई ट्रेवल करने आ रहा है, तो उसको ना अपने प्रोडक्ट को अपसेल करो। मैंने उनको अपसेल करना सिखाया, उनको सिखाया कि आप लोग किस तरीके से मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो लोगों को, आप किस तरीके से और क्लाइंट्स को अपसेल करके अपने दूसरे प्रोडक्ट बेच सकते हो, कैसे लोकल तरीके से आप कोई ट्रैक एक्सप्लोर करके नया ट्रैक बना के लोगों को ले जा सकते हो, लोकल ट्रैक गाइड बन सकते हो। और लोकल ट्रैक गाइड बनने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है, किस तरीके से क्लाइंट से बिहेवियर किया जाता है, किस तरीके से करते हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई उनको। तो अभी मैं जब आया था ना, उसके बाद से उसने काम किया और वो बता रहा कि सर मैं हर हफ्ते 2 से 3 ग्रुप लेके जाता हूँ और मेरा अच्छा खासा रेवेन्यू हो रहा है उन लोगों से। That is really और great. अभी वो मुझे बोल रहा है कि सर आप मेरी वेबसाइट बना के प्लान करवा दीजिए, ताकि मैं लोकल लेवल पे लोगों को ट्रैक्स और यहाँ की लोकल चीज़ें प्रमोट कर पाऊँ, एक्सपोजर भी मिले और लोग जान भी सके कि ये एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन है। ऐसा कहा जाता है नॉर्मली जब हम लोग पढ़ाई करते हैं या कुछ भी उस दौर में होते हैं कि ट्रैवल करने से जो ओपननेस होता है आपके दिल की, दिमाग की, वो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता है। आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर साइड कि ट्रैवलिंग से क्या क्या बेनिफिट्स एज एन इंडिविजुअल और क्या बदलाव आता है किसी भी इंसान में आपके नजरिए से, 1 2 3 अगर आप बोले तो। मैं बताता हूँ सर, है ना, ट्रेवलिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वे ऑफ टीचिंग। मतलब इंसान बहुत कुछ सीखता है ट्रेवल से, वो अपने आप में भी बहुत सारी चीज़ें बदलाव देखता है। जब हमारा ट्रेवल करने का एक मीडियम रहता है ना, कि हम लोग किसी जगह जा रहे हैं, लोकल से मिल रहे हैं, तो उनके कल्चर के बारे में जानते हैं, वो उनके बारे में जानते हैं, लोग को उनको पता लगता है कि हम कितनी ईगोइस्टिक दुनिया में जी रहे हैं, कितनी दिखावटी दुनिया में जी रहे हैं, बाकी रियलिटी ऐसी कुछ है ही नहीं। तो लोग है ना रियलिस्टिक दुनिया में जी रहे हैं ना, कि मतलब दिखावटी दुनिया में अपना ईगो, अपना पैसा, ये सब छोड़ के, मतलब ये दिमाग इंसान के दिमाग में हमेशा भारी रहता है, अपना ईगो, अपना पैसा, अपना ये सब। लेकिन वो जब देखता है ना ग्राउंड लेवल पे, जब चीज़ें देखता है, एक्सप्लोर करता है, तो उसको एहसास होता है कि पैसा, ये वो सब चीज़ें बहुत पीछे छुड़ जाती है यार, अपना ईगो वगैरह सब कुछ यार। कि मतलब लोग कितने मिलनसार, कितने खुश है और कितना कुछ है लोग दुनिया में जानने के लिए, देखने को, और कितना कुछ है एक्सप्लोर करने को, बियॉन्ड डेट की आप अपने कंफर्ट जोन में रह रहे हो और आप अपनी दुनिया में ठाट बाट में कि यार मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। जब आपको पता लगेगा कि मैं एक जगह जा रहा हूँ, एक बंदे से मिला कि उसके पास क्या कुछ है, उसके बाद भी इतना ग्राउंडेड है वो, तो ट्रेवलिंग एक इंसान को ग्राउंडेड होना सिखाती है, पहला। दूसरा ट्रेवलिंग सिखाती है कि इंसान अपनी डेली लाइफ में क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकता है ट्रेवलिंग से सीख के। कि फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पे जा रहे हो, तो आप ट्रेवल कर रहे हो, तो वहाँ
चीज़ों की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, आप कम रिसोर्सेज में कैसे एडजस्ट कर पा रहे हो, तो आपने उस जगह पे तो एडजस्ट कर लिया। लेकिन जब आप वापस अपनी नॉर्मल दुनिया में आते हो और आपके पास रिसोर्सेज की कमी होती है तो आप हेजिटेट हो जाते हो छोटी छोटी बातों में। फिर जब आप उस समय को, उस चीज़ों को याद करते हो ना, तब पता लगता है कि कम चीज़ों में भी किस तरीके से इंसान का जीवन जिया जा सकता है, कम रिसोर्सेज में भी। द ट्रू एंड राइट वे ऑफ एडुकेटिंग पीपल एक्चुअली ट्रैवल। और अगर मैं तीसरा भी पूछूं आपसे तो और भी कुछ है जहाँ पे? बहुत सारी चीजें सर, ये ना मैं आपको बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ इसे, लेकिन रियल एक्सपोजर इंसान को तभी मिलता है जब वो ग्राउंडेड तरीके से अपने कंफर्ट जोन से, अपनी दुनिया से बाहर आके चीजों को एक्सपीरियंस करके घूमता है ना, तभी वो खुद अपने आप में देख सकता है कि मेरे अंदर क्या कमी है और मैं आसपास के लोगों से, आसपास की दुनिया से क्या कुछ सीख सकता हूँ। दिक्कत ये है कि इंसान एक क्लोज एटमॉस्फेयर में रहता है सर, वो दुनिया नहीं देखता है। मतलब फॉर एग्जांपल किसी भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो सुबह शाम तक ऑफिस जाता है, वो अपना काम करता है, घर आ जाता है, उसने अपनी दुनिया देखी ही नहीं, एक्सपोजर देखा ही नहीं, तो उसको है ना छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी समस्याएं लगने लग जाती है। छोटी छोटी चीजों से वो जब घबराने लग जाता है, वेरी ट्रू, तो वो एक उसका कंफर्ट जोन है, वो उस कंफर्ट जोन में रह रहा है, तो उसको छोटी छोटी चीजें भी परेशान करने लग जाती है। जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आता है और ग्राउंडेड होकर चीजें एक्सप्लोर करता है, चीजें देखता है, तब उसको पता लगता है यार कि मेरी समस्या तो बहुत दूर रह गई, दुनिया में क्या कुछ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मीडियम है सीखने के लिए, इंसान के लिए। You started this concept from the city of Indore. Yeah. So in present term, if I talk and ask you that what is the percentage of Madhya Pradesh tourist people associating with your community compared to outer state of this Madhya Pradesh? Actually, sir, I will not talk about the Madhya Pradesh. I will talk about the whole audience we are targeting. हमारी ऑडियंस है को ट्रेवलर ऑडियंस, जो टायर 1 और टायर 2 सिटीज में रहती है, जिनने काफ़ी एक्सपोजर देख चुका है, या फिर ऐसी ऑडियंस जो एक्सपोज होना चाहती है, वो चीज़ें देखना चाहती है, ग्राउंडेड होके एक्सप्लोर करना चाहती है, उस तरीके हमारी एक ऑडियंस है। तो जब हम बात करते हैं ना कि हमारी टारगेट ऑडियंस और मेजर ऑडियंस कहाँ से आती है हमारे पास, तो टायर 1 सिटीज़ पे हमारी मेजर ऑडियंस है। तो वही मेरा वापस से मैं दोबारा एक बार पूछता हूँ आपसे कि इंदौर बेस्ड कंपनी है, अगर मैं 100 लोगों की आपका एक हफ्ते का एक ट्रिप समझता हूँ, तो उसमें से कितना परसेंट, कितने लोग कंट्रीब्यूट करते हैं इस स्टेट से, मध्य प्रदेश स्टेट से, सर, और कितने लोग आउट ऑफ मध्य प्रदेश से कंट्रीब्यूट करते हैं? ओनली 10 to 15% कंट्रीब्यूट करते हैं सर। That is only the Madhya Pradesh. Only. And 90% is contributing by tier 1 and tier 2 cities. from the How you reach these tier 1, tier 2 cities with your concept? ओके सर, बेसिकली ना इसके अलग अलग मीडियम्स है। हाँ, मेजरली हम लोग तो अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग इसी कर रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग हमारे एड से हमारे कॉन्सेप्ट्स को वायरल करके लोगों तक पहुंचाते हैं और वहीं से हमारे प्रोडक्ट बिकते हैं। और उसके बाद में मैं सेकंड बात करता हूँ, ये तो हमारा अपफ्रंट सेल हो गया, और सेकेंडरी सेल होती है। ये हो गया कि आप कैसे अपने आप को दिखा रहे हैं। हम हमारे आपको लोग पहले आपको तो जाने हम कि ये कुछ है, ये कुछ है, लोग जान रहे हैं, उसके बाद हमारे साथ ट्रेवल कर रहे हैं। सो ये एक डिपार्टमेंट हो गया जहाँ पे आप पहला एक्सपोजर दे रहे हैं कि घूमो इंडिया कम्युनिटी है और वो इस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं। हाँ, पहला पॉइंट हो गया एक्सपोजर। लोग हमको एक्सपोजर कर रहे हैं कि उनको एक कॉन्सेप्ट पता लगा, आइडिया पसंद आया, फिर उन्होंने अपने अंदर एक बिलीव बनाया कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों में उनके साथ ट्रिप पे जाएंगे। सेकंड आता है जब वो बंदा ट्रिप पे आ जाता है, ट्रिप पे आने के बाद में वो रियलाइज करता है कि जो एक्सपोजर जिस माइंडसेट से मैं आया था वो रियली मुझे मिला है यहाँ पे आके। वो चीज़ें घुमा, देखा, जाना, उसके बाद उसको पता लगा और वो उसको 100% सेटिस्फाई होकर जाता है बंदा ट्रिप से आके। जब वो जाता है ना तो फिर वो एक माउंट पब्लिसिटी करता है हमारे लिए, उसको बोलता हूँ रिटेंशन। वही वाली बात होगी कि 12 से 15 लोगों को ट्रिप इसलिए करता हूँ ताकि हमको उन लोगों से रिटेंशन मिलता है, कि वो एक हमारी फ्री की मार्केटिंग हो जाती है। हमारे ट्रेवलर्स ही हमारी मार्केटिंग है सर, वही हमारे लिए माउंट पब्लिसिटी करके हमारे प्रोडक्ट्स को लोगों तक दिखाते हैं। और आपके लिए मेजर कौन सा पैरामीटर्स हैं जो एज ए एक्सपीरियंस आप हर एक ट्रैवलर को देना चाहते हो ताकि वो आपके बारे में दूसरों को बताएं? वो कौन से 3 पैरामीटर आप बहुत ध्यान रखते हो? बिकॉज दैट इज यू हु आर गेटिंग पब्लिश्ड इन डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट पीपल। एक तो सर ये कि जब बंदा कोई ट्रेवल कर रहा है हमारे साथ तो हम ध्यान में रखते हैं उसका कि वो एक अपना एक जोन है, जिस जोन में रहता है वो जोन से बाहर है कि चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाए, कि कंफर्ट जोन से बाहर आके वो जब चीज़ें एक्सपीरियंस करता है ना, कि चीज़ें देखता है, लोगों को जानता है, एक्सप्लोर करता है, तो उसके अंदर खुद के अंदर बिलीव बन जाता है कि यार ये कुछ अलग है। जब हम लोकल से कोऑर्डिनेट करते हैं, लोकल्स के घर में खाना खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे ट्रिप्स पे, उनसे उसका खुद का एक्सपोजर बन जाता है कि यार ये कुछ अलग है।
और द वे वी डील्स विद द ऑडियंस इज टोटली डिफरेंट। जब हमारे ट्रिप के अंदर जो ऑडियंस रहती है वो एक लाइक माइंडेड ऑडियंस रहती है, सारे स्ट्रेंजर्स रहते हैं। हम लोग फिल्टर करके ऑडियंस कैटर करते हैं कि ये किस तरीके के लोग हैं, आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएंगे कि नहीं, वाइब कर पाएंगे नहीं। फॉर एग्जांपल आप एक ट्रिप पे गए, आपने एक सोलो ट्रिप ज्वाइन किया है और ग्रुप में ज्वाइन किया है आपने, आप सोलो आप ट्रिप से पहले किसी को नहीं जानते हो वहाँ पे, वो 2 दिन बाद आप इतने प्यारे दोस्त बन गए हो, इतने अच्छे दोस्त बन गए हो कि यार आप रोज बातचीत करते हो, रोज मिलते हो, कहीं ना कहीं से कनेक्शंस मिल जाते हैं। और ट्रेवल से क्या बहुत सारे कनेक्शंस बनते हैं कि आप एक पर्टिकुलर आईटी इंडस्ट्रीज के हो, तो आप आ रहे हो ट्रिप पे, तो आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, एडवोकेट मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे, सब तरह के लोग मिलेंगे और वो आपके बिल्कुल जिगरी यार बन के जाएंगे। ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं जहाँ पे इट वाज वेरी ऑकवर्ड और कुछ ऐसा मतलब जो हम नहीं चाहते उस टाइप का कोई सिचुएशन बना था और आप लोगों ने हैंडल किए थे, ऐसा कोई याद कभी भी? मतलब बहुत सारी सिचुएशंस बनती है सर जो आउट ऑफ द बॉक्स हम लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं। कोई एक एग्जांपल दीजिए सो दैट वी कैन कोरिलेट। अभी सर एकदम से ऐसा कुछ याद नहीं रहा है ऑप्शंस की मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊँ। मैं ट्रेवल स्टोरीज बहुत सारी है जो मैं आपको बता सकता हूँ। Now if I ask about the business perspective, then business ऐसा कहता है कि जो ट्रैवल इंडस्ट्री है it is growing in 20-30% in present time, और आफ्टर कोविड पीरियड ये एकदम से बूम हुआ था। ये कोविड पीरियड के बाद की जो बूम है इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और आपने इस मार्केट को कैसे ग्रैब किया? सर जब कोविड खत्म हुआ था ना तब रिवेंज ट्रेवल चालू हुआ था। लोग व्हाट इज दैट रिवेंज ट्रैवल? रिवेंज ट्रेवल एक मीडियम है जिसमें लोग है ना अपने आप से रिवेंज ले रहे थे कि हम लॉकडाउन में महीनों तक घर में फंसे रहे, घूम नहीं पाए, कहीं नहीं कर पाए, तो जब भी उनको एक्सपोजर का ऑप्शंस मिले ना तो लोग भर बार घूमे, बहुत घूमे। और लोगों को कोविड में समझ में आ ही गया था ऑब्वियसली यार कि कुछ नहीं रखा है। यस तो वो एक माइंडसेट लोगों का काम आया, लोग बहुत ओपन माइंडसेट के हो गए थे। जब कोविड आया उसके बाद में जब लोग घूमने तो लोग घूमने लगे, और जब लोग घूमने लगे ना तो लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि ट्रेवल कितना इंपॉर्टेंट है उनकी डेली लाइफ और डेली एक्टिविटीज में। ओके, तो उस चीज का फायदा होगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि आप लोगों ने एक बूटस्ट्रैपिंग कंपनी शुरू किए थे, आज इस कंपनी की एंटिटी क्या है? क्या ये पार्टनरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? व्हाट इज द एंटिटी ऑफ दिस कंपनी? इट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो नाउ आई टॉक अबाउट द रेवेन्यू जनरेशन सोर्सेस। जब भी हम कोई नॉर्मल ट्रैवल कंपनी देखते हैं तो हम देखते हैं कि मेजरली देयर आर लॉट ऑफ दलाली व्हिच इज कमिंग। तो वहाँ पे आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं, आप फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, आप होटल बुक करते हैं, एंड यू आर गेटिंग कमीशन, यू आर गिविंग ऑल दिस। एंड व्हाट आर द रेवेन्यू सोर्सेज फॉर योर कंपनी इन टुडेज टाइम? सर एक्चुअली हमारा है ना 2 सेगमेंट में काम करते हैं हम लोग। एक सेगमेंट हो गया हमारा ग्रुप डिपार्चर्स जिसके बारे में हम जब से डिस्कशन कर रहे हैं। दूसरा सेगमेंट है कस्टमाइज ट्रिप, पर्सनलाइज ट्रिप्स की। फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे जाना है तो आपने अपनी ट्रिप पर्सनलाइज कर ली, कस्टमाइज कर ली आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो वो एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारा, और बहुत बड़ी सेल्स हमारी कस्टमाइज पार्ट से होती है। कॉर्पोरेट सेल्स है हमारे पास, कॉर्पोरेट कस्टमाइज सेल्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। अगर कोई फैमिली ट्रिप करना चाहता है, कोई फैमिली ट्रिप करना चाह रहा है, कोई अपनी ट्रिप को कस्टमाइज करवाना चाह रहा है अपने अकॉर्डिंगली, तो एक कस्टमाइज ट्रिप हो गई। तो इस तरह का सेगमेंट भी है हमारे पास, तो हम लोग की मेजर सेल्स वहाँ से भी होती है। तो दैट इज द रेवेन्यू सोर्स दैट यू आर हैविंग सोर्स। आगे चल के अगर मैं डाउन द लाइन 5 इयर्स की आगे की बात करूं तो व्हाट इज द विजन ऑफ योर कंपनी? आप क्या करना चाहते हैं और कहां पे पहुंचना चाहते हैं? सर जब हमने स्टार्ट किया था 2021 में, तब हमारा बहुत बेसिक चीज़ों से स्टार्ट किया था, बेसिक एमएनटीज और बेसिक बूटस्ट्रैप कंपनी थी बेसिकली, बहुत सारी बेसिक चीज़ों से स्टार्ट किया था। तब हमने 25 लाख का टर्नओवर किया था 21 में, फिर उसके बाद में 22, 23, 24 में धीरे धीरे बढ़ता गया, और अभी हम लोग 3.5 के आसपास है, 3.5 CR, और 25 तक हम लोग 5 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे। और जिस स्पीड से ग्रो कर रहे हैं आई कैन मेक श्योर कि 27-28 तक हम लोग 30 करोड़ से ज़्यादा टच कर देंगे। दैट इज रियली ग्रेट नंबर। क्या कुछ प्लानिंग है ऐसा कि आप लोगों को अगर फंडिंग मिलेगा तो आप लोग थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं या और आगे बढ़ सकते हैं? ऐसा कुछ है? बिल्कुल सर, वी आर अप्रोचिंग फॉर द फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। And what will be the utilization for those funds? Because फंडिंग मिलना एक अलग जद्दोजहद है, फंडिंग आने के बाद उसका राइट यूटिलाइजेशन करना भी एक अलग तरीका है। सो आप फंड्स किस लिए चाहते हैं, उससे आपको क्या बेनिफिट्स मिलेगा? मैं बताता हूँ सर। अभी हमारे मार्केट में जिस कॉन्सेप्ट और जिस मार्केट में हम लोग काम कर रहे हैं ना, हम लेक ऑफ ऑडियंस में अभी कि हम लोग टारगेट ऑडियंस पे सही तरीके से पहुँच नहीं पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कारण है कि लेक ऑफ फंडिंग, लेक ऑफ मार्केटिंग और लेक ऑफ राइट ऑडियंस।
ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं करती है लेक ऑफ फंड्स की वजह से, कि आप लोग के पास इतना इनिशियल फंड नहीं है कि आप लोग हर एक ऑडियंस के साथ पहुंच पाओ जो इस तरह के कॉन्सेप्ट को, चीज़ों को सर्च कर रही है। तो जब फंड मिलेगा ना, तो हम लोग बेसिकली मार्केट रिसर्च हमारा 100% है कि हमारी मार्केट ऑडियंस क्या है, किस तरीके से कैटर करना चाह रहे हैं। तो उस फंड से हम लोग उस ऑडियंस तक पहुंचेंगे और उस ऑडियंस को प्रोडक्ट सेल करेंगे। और उस ऑडियंस के बीच में भी एक अलग ऑडियंस है जो सेल ट्रेवल करना चाह रही है, उसके लिए भी हमारे पास कुछ अलग प्रोडक्ट है जो हम उसको बेचने वाले हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, नाउ इफ आई आस्क अबाउट कि जब कोई फंड्स आता है उनका एक एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि फंड्स के रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, फंड्स कितने दिन में फ्री हो जाएगा, कितने दिन में आ जाएगा। सो इन जनरल मैं अगर आप पूछूं कि हाउ मच परसेंटेज यू जनरेट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एज ए प्रॉफिट? सर इट्स 30%. 30% on an average. On an average. So that's a good number. So whatever your earning is. So now again I'm going back. जब आपने ये काम शुरू किया था तब आपके पास जो कंपटीशन था वो कम्प्लीटली अलग था कंपटीशन। अभी अगर मैं नाम से बात करूं तो मेक माई ट्रिप एक कंपनी बहुत पहले चलता था। क्लब महिंद्रा एक अलग सेगमेंट को कैटर करते हैं जो एकदम निश हो गया है, HNI क्लाइंट जिनको हैंडल करते हैं। छोटे जो मिडिल क्लास की जो फैमिलीज हैं वहाँ पे GoIbibo, ओयो ये सब आ गए थे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स टू बुक एकोमोडेशंस मेजरली। टूर ट्रेवल्स के लिए वहाँ पे जाने के बाद फिर आप ढूंढना शुरू करते हैं या किसी को पकड़ते हैं या कोई पहले गया तो उनसे किसी का नंबर ले लिया, कोई ड्राइवर मिल गया कि कुछ ऐसा किया। तो ये 3-4 जद्दोजहद को आपने एक जगह पे कस्टमाइज करके उनको एक कंफर्ट दे दिया कि आप आओ हमारे पास, वी विल बी द ओनली वन सोल रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल। यहाँ तक आप पहुंचो, यहाँ से लेके आपका डेस्टिनेशन करके वापस वहां तक, ये हमारी जिम्मेदारी। सो ये करने में आप लोगों को प्रॉब्लम क्या आई पहले समय में, जब आप लोग ये एक अलग माइंडसेट को आप सेग्रीगेट करके आपके अंडर में लेके आ रहे थे एंड एक पहला एक्सपीरियंस देने वाले थे आप? सर जब आप इस बारे में बात कर रहे हो ना, तो आपने जब ये बात करा कि GoIbibo, MMT ये सब क्या, ये टिपिकल ऑडियंस को ट्रेवल कैटर करती है, जो टिपिकल तरीके से ट्रेवल करना चाहते हैं। यस। तो हमारे पास उस तरह की ऑडियंस भी है जो टिपिकल तरीके से ट्रेवल करना चाहती है, उसको हम कैटर करते हैं कस्टमाइज सेक्शन में। और एक ऑडियंस वो है जिसको हम हमारे अंदाज में ट्रेवल कराना चाहते हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रेवल बनाना चाहते हैं कम्युनिटी के साथ में, उस ऑडियंस को हम हमारे साथ ट्रेवल कराना चाहते हैं। तो ऑडियंस की बेसिकली नीड रहती है कि हम लोगों को ट्रेवल करना है पार्टिकुलर XYZ लोकेशंस पे ग्रुप के साथ में, और ये एक हमारा बजट है और इस तरह की चीज़ें चाहिए हमको। बेसिकली जो एक्सपोजर हम लोग दे रहे हैं ना क्लाइंट्स को, वो जो एक्सपोजर हम लोग मार्केट में लीज कर रहे हैं ना, वो लोग समझते हैं कि इनका एक्सपोजर, ये इस ट्रिप पे जाने के बाद हमको ये एक्सपोजर मिलेगा, ये चीज़ें मिलेगी, XYZ चीज़ें मिलेगी। तो लोग हमारे कॉन्सेप्ट पे, हमारे आइडियाज और हमारे वैल्यूज से इंस्पायर होकर हमारे ट्रिप्स ज्वाइन करते हैं। आज की तारीख में जो आपके ट्रैवलर्स जो भी आते हैं, सबसे ज्यादा डिमांड कौन से स्टेट के लिए है? सर एक्चुअली हम लोग एक ऐसी ट्रेवल कंपनी है जो डाइवर्सिफाइड वे में काम करते हैं। हमारे पास है ना सर, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, इधर अरुणाचल से लेके कच्छ तक हर एक स्टेट का ट्रिप्स है। और हमारे ट्रिप्स के सेगमेंट में फेस्टिवल ट्रिप्स है और रिमोट ट्रिप्स है। तो फेस्टिवल ट्रिप्स एक ऐसा सेगमेंट है कि इंडिया के अलग अलग जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं ना, वहाँ की ट्रिप्स निकालते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल कि नागालैंड में होता है एक हॉर्नबिल फेस्टिवल, वहाँ के लोकल्स बनाते हैं वो, तो उस फेस्टिवल लोकल बनाते हैं वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ को। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकता हूँ आपको, नागालैंड की बात आपने किया इसलिए। इंडिया की तो मुझे ऐसा लगता है 50-60% जनता को पता ही नहीं कि ये जो नागालैंड वाली जो एरिया है उस एरिया में कुछ एग्जिस्ट भी करता है और वहाँ पे भी टूरिज्म हो सकता है, जो हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट को भी नॉर्थ ईस्ट को प्रमोट करना पड़े अपने ही देश को लोगों को बताने के लिए कि आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, वो भी अपने लोग हैं। सो हाउ मच इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक देम अंडरस्टैंड कि भैया ये नागालैंड का भी एक जगह है, वहाँ पे भी लोकल्स हैं और वहाँ पे भी फेस्टिवल्स हैं, उसको भी आप एंजॉय कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। बिल्कुल। तो आप ये कैसे करते हो? सर हम जिस तरह की ऑडियंस को टारगेट करते हैं ना, कि वो ऑडियंस का माइंडसेट यही रहता है कि हम लोग ऐसी लोकेशंस पे जाएं, ऐसे ट्रिप्स पे जाएं जहां हम लोग हमारे जोन से बाहर आके लोकल से कोऑर्डिनेट कर पाएं, वहाँ की लोकल चीज़ों के बारे में जान पाएं, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख पाएं, उनके कल्चर को जान पाएं ग्राउंडेड होके। तो फेस्टिवल ट्रिप्स और एक मीडियम में कि आप लोग है ना उन लोगों से कनेक्ट हो पाए इन सब चीज़ों में, कि उनके कोई फेस्टिवल हो रहा है तो आप उन फेस्टिवल में जाके उनसे शामिल हो रहे हैं, कि आपके घर में कोई त्यौहार रहेगा ना और आपके जब मेहमान आएंगे ना, तब उनको अच्छे से स्वागत करोगे, अच्छे से फैसिलिटेट करोगे। तो जब ऐसी ट्रिप्स में जब लोग जाते हैं ना, तो लोग ना वहाँ पे बहुत
अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं, उनका अच्छे से ध्यान रखते हैं और उनको इंगेज कराते हैं अपने आप में, उनके लोकल ट्राइब में, उनके फूड में, उनके कम्युनिटी में, उनके कल्चर में। तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है ये कि आप एक क्लोज इन्वायरमेंट में रह रहे हो, आपने वो सारी चीज़ें देखी नहीं, आप एक जगह गए हो, आप वो उनका लोकल कल्चर दिखा रहे हैं, उनका खाना दिखा रहे हैं, उनका डांस दिखा रहे हैं, उनका रहन सहन दिखा रहे हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग दिखा रहे हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे रहते हैं। तो आप बहुत इंस्पायर हो गए, बहुत अच्छा लगेगा आपको पर्सनली वो सब चीज़ें देखने में और करने में। तो इसलिए फेस्टिवल ट्रिप्स का सेगमेंट चलता है सर कि नागालैंड गया बंदा, ये जो बात कर रहा हूँ ना, इस माइंडसेट के जो लोग रहते हैं ना, वो अपने आप रीच करते हैं हमको, या फिर हम लोग उन तक रीच करते हैं, या फिर उनको पता लग जाता है ना कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है या चीज़ें, तो वो हमसे अट्रैक्ट होकर हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ ऐसा फेस्टिवल और स्पेसिफिक कुछ विलेजेस के बारे में बताएं, तो कुछ एग्जांपल दीजिए, कौन से जगह पे कौन सा फेस्टिवल आप लोगों को लगता है कि इंडिया के लोगों को जरूर बिल्कुल बताना चाहिए कि सर जैसे नागालैंड का हॉर्नबिल हो गया, लद्दाख में होता है हेमी। ये किस टाइप का फेस्टिवल है? ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है, वहाँ के लोकल ट्राइबल्स बनाते हैं कि वो अपनी वेशभूषा में आते हैं, लोकल डांस करते हैं, लोकल ड्रिंक्स पिलाते हैं। और किस समय होता है ये? हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है सर इस दिसंबर में होता है सर ये। अच्छा, ओके। और एक जीरो म्यूजिक फेस्टिवल होता है। जीरो म्यूजिक फेस्टिवल एक जीरो वैली है, एक अरुणाचल में, वहाँ पे ना इंडिया के अलग अलग म्यूजिशियंस, इंडी म्यूजिक, रॉक म्यूजिक वाले बड़े बड़े सिंगर्स, परफॉर्मर्स आते हैं और वो परफॉर्म करते हैं। ये पूरा सस्टेनेबल होता है म्यूजिक फेस्टिवल, जहाँ पे बहुत ही कम रिसोर्सेस और सस्टेनेबल वे में लोकल बेम्बोस से बनाते हैं वो स्टेज। अच्छा, हाँ, बेम्बोस से बना रहे हैं स्टेज, लोकल चीज़ों को यूटिलाइज। और ये हर साल होता है? हर साल होता है सर ये। अभी भी सितंबर में होने वाला है सर, 27 सितंबर से स्टार्ट है ये। तो ये जो म्यूजिक लवर है ना, उन लोगों के लिए होता है। एक जीरो वैली, एक वैली के अंदर में ओपनली ग्राउंड रहता है, जहाँ पे पूरा सेटअप रहता है उनका, और अलग अलग परफॉर्मर करते हैं, जैसे लास्ट ईयर मोहित चौहान ने किया था वहाँ पे। अच्छा, हम लोग तो दिलजीत दोसांझ के चक्कर में कोचेला जान चुके हैं आजकल। सब लोग वही देख रहे हैं आजकल इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में। ये तो लोगों को पता ही नहीं है, शायद हमारे देश में भी ऐसा कुछ होता है सर। बहुत अच्छा म्यूजिक फेस्टिवल होता है वहाँ पे, अलग अलग तरह के इंडियन म्यूजिक और रॉक बैंड आते हैं वहाँ पे परफॉर्म करने, और बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत अच्छा होता है सर। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट होली, हम लोग होली सुनते हैं तो वृंदावन की याद आता है। ऐसा कोई भी जगह है जहाँ पे होली फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाया जाता है और आप चाहते हो कि हिंदुस्तान के लोग उसको भी एक्सप्लोर करें? सर हिमाचल में एक जगह है किन्नौर वैली में, सांगला। ओके। सांगला में होली सेलिब्रेट होती है। किस तरीके का होता है वहाँ पे? वो होली के टाइम पे सर, वहाँ सांगला करके एक विलेज है किन्नौर वैली में, वहाँ के लोकल सेलिब्रेट करते हैं बेसिकली। कि जब वहाँ पे बाहर के टूरिस्ट आते हैं ना, तो वो उन लोगों को लोकल खाना खिलाते हैं। जैसे पूरा गांव चल रहा है, तो गांव में जगह जगह खाना बन रहा है, हर एक के घर में कोई पकौड़ा खिला रहा है, कोई क्या चीज खिला रहा है, क्यों, मतलब अलग अलग घर जगह खाना बनता है, लोग खाना खिलाते हैं उनको। अच्छा, मतलब वाइन्स बनती है, 3 या 4 कोर्स मील है, तो हाँ, एक एक कोर्स एक एक जगह पे बन रहा है। सो जितने भी टूरिस्ट आए हैं वो एक जगह वो कोर्स लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर वहाँ पे दूसरा चीज, कोई उनको राजमा चावल खिला रहे हैं, कोई क्या खिला रहा है, वहाँ के उनके लोकल फूड खिला रहे हैं, कोई उनको लोकल वाइन पिला रहा है। अच्छा, लोकल वाइन पिला रहा है। तो ये सारी चीजें होती है सर, मतलब वहाँ के लोकल्स के बीच में सम्मिलित। और ये जो होली है, ये नॉर्मल होली के दिन में ही होता है? हाँ, नॉर्मल होली के दिन ही होता है सर। ओके, एनी अदर एग्जांपल दैट यू वांट टू कैटर, कि कुछ ऐसा एग्जांपल, कुछ वाकई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जो लोगों को लेना चाहिए, ऐसा कोई फेस्टिवल या ऐसा कुछ भी, किसी भी विलेज हो, किसी भी जगह हो? सर फेस्टिवल अपने आप में एक अलग वैल्यूएबल चीज़ें होती है कि आप किसी की फेस्टिवल में जाके सम्मिलित हो रहे हो ना, तो वो अपने उनको आगे रह के आपका ध्यान रखेंगे। तो आपकी इस कंपनी में ये फेस्टिवल ट्रिप की परसेंटेज कितना होता होगा बुकिंग? सर ये फेस्टिवल ट्रिप्स जितने भी 8 से 10 फेस्टिवल है ना सर, जैसे हेमिस हो गया, अपना हॉर्नबिल हो गया, उत्तरायण हो गया, अपना कच्छ का गुजरात फेस्टिवल हो गया, ओनम हो गया, पोंगल हो गया, देव दीपावली हो गया बनारस का। ओके, देव दीपावली बनारस का ऐसा फेस्टिवल है सर, छोटी दिवाली के दिन सेलिब्रेट करते हैं वो लोग। तो उसमें क्या रहता है कि जो अपनी गंगा नदी है ना, उसके दोनों साइड जितने भी घाट्स हैं ना, सबको दियों से सजाया जाता है। मतलब उस दिन पूरी बनारस में दिए लगते हैं और पूरा उसको सजा दिया जाता है दोनों साइड से, और फिर सेलिब्रेट करते हैं वो लोग। मतलब उनके लिए दिवाली से ज़्यादा छोटी दिवाली बड़ी मानी जाती है। तो छोटे दिवाली दिन होता है? हाँ, छोटी दिवाली के दिन होता है ये। तो देव दीपावली के दिन बनारस में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है कि वहाँ के लोकल्स में सेलिब्रेट करते हैं, बाहर के लोग आते हैं, वो पूरी काशी नगरी को सजाते हैं दियों में। मतलब ऐसा है कि सर आपको एक सी ब्लैंक स्पेस नहीं दिखेगी, नदी से लेके घाट से लेके सब जगह लाइटनिंग दिखेगी आपको, अलग अलग साउंड्स होते हैं, लाइटनिंग्स होते हैं, वो लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं उन सारी चीज़ों को। आज की तारीख में अगर इंडिया की टूरिज्म के बारे में देखें तो एक तो हिमाचल में बहुत भीड़ है, थोड़ा बहुत कश्मीर में भीड़ है,
साउथ में पूरा भीड़ है, केरल चले जाओ आप, कहीं पे भी चले जाओ, यहाँ पे बहुत भीड़ है। बहुत सारे जगह है जो अनटच्ड है, और बहुत सारे ऐसी बहुत अच्छे लोकेशंस हैं जहाँ पे टूरिज्म का उतना ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं है। ऐसे कोई जगह जहाँ पे आप लोग फोकस करते हैं, जहाँ पे नॉर्मल लोग नॉर्मल तरीके से सर्च नहीं करते हैं जब ट्रैवल सोचते हैं तो? हाँ सर, बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं इंडिया में सर, जैसे डोजो वैली है अपना अरुणाचल में, गुरेज हो गया अपना कश्मीर में, एक केरन बॉर्डर करके हो गया, केरन वैली हो गया, एक दूध पत्री हो गया, एक अपना कच्छ के पास में एक कड़िया ढारो करके एक जगह है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ऐसी बहुत सारी लोकेशंस है जो इनको है ना बाहर के लोग काफ़ी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बुक्स में काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन टूरिज्म की लैंग्वेज में वो रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन वो बाद में वाकई में बहुत खूबसूरत है। अब एक मेरा पर्सनल सवाल है, ये बहुत सारे बाइकर्स आजकल घूमने के लिए निकलते हैं। बाइकर्स का प्रेफर्ड लोकेशन एक तो लेह लद्दाख हो गया। इसके अलावा भी बाइकर्स का कोई स्पेशल लोकेशंस है जहाँ पे आप लोग करवाते हैं? हम लोग कराते हैं सर। हम लोग है ना जब बाइकर्स लद्दाख जाते हैं ना, तो लद्दाख और हिमाचल के बीच में एक लोकेशन है जंस्कार वैली। जंस्कार एक वैली है जहाँ पे आर्यंस करके लोग रहते हैं। आर्यंस करके एक बैकग्राउंड है ट्राइबल्स का, ये हिमाचल में आता है? हिमाचल में आता है। ओके। तो वहाँ पे लोग रहते हैं आर्यंस करके, तो वो एक वैली है जंस्कार वैली। पदुम मतलब बेसिकली तिब्बत लोग रहते हैं वहाँ पे। ओके। बुद्धिस्ट लोग जाते रहते हैं वहाँ पे, मोनेस्ट्रीज है, रिवर्स है। क्या ये डलहौसी के आजू बाजू है? नहीं सर, डलहौसी तो बहुत नीचे हो गया। ये अपना पड़ता है धर्मशाला के आजू बाजू? बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, तो ये अलग ही है? ये अलग ही है सर, ये अलग ही दुनिया है। ये अपन लोग सर जब अपन लोग जाते हैं ना सर, हिमाचल से जब ले की साइड जाते हैं तो जिस्पा के आगे दारचा पड़ता है। दारचा से एक रास्ता जाता है सिंकुला। सिंकुला स्टॉप से आगे आता है पदुम। पदुम एक बेसिकली जंस्कार वाला रीजन है। ओके। तो वो एक रीजन तो है। ये जो आप बाइकर्स के जो ट्रिप्स होते हैं, ये शुरू कहाँ से होता है और कैसे आप लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं? सर ये ना जैसे हम लोग, मैं जंस्कार की बात करता हूँ, तो जंस्कार का ट्रिप मनाली से स्टार्ट होता है और मनाली में खत्म होता है। मनाली से हम लोग जाते हैं शिशु अटल टनल, जिस्पा होते हुए दारचा, जारटा से सिंकुला टॉप, सिंकुला से हम लोग गोमोरंजन, पदुम, पूरा जंस्कार एक्सप्लोर करके वापिस से सेम रास्ते से हम लोग मनाली हो जाते हैं। और ये कितने दिन का ट्रिप होता है? सर ये 5 नाइट 6 डेज का ट्रिप है, जिसमें 3 नाइट्स में पदुम में स्टे रहता है, 1 नाइट जिस्पा में जाते वक्त और आते वक्त। और ये बाइक्स मनाली से ही बाइक मनाली से देते हैं हम लोग, और मनाली में आके वापस इसको ड्रॉप करते हैं। What is your experience when you talk about लेह लद्दाख पोर्शन? कुछ ऐसा डिफरेंसेस हैं कि कुछ समय पहले की अगर हम बात करें, वो समय डिस्टर्बेंस ज़्यादा था, डिस्टर्बेंस अभी कम है। पहले टूरिज्म इतना ज़्यादा नहीं था, आज की तारीख में टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। बिकॉज जब भी हम गर्मियों की छुट्टी या ठंड के टाइम पे बात करें, आज की तारीख में सबसे पहले अगर देखते हैं हम कुछ न्यूज़ में या टीवी में, दैट इज़ कि वहाँ पे तो जैम लग गया है, 8-8 घंटे गाड़ियाँ खड़ी है। इसका मेन रीज़न वही है ना कि जीवन ने बात करी आपसे स्टार्टिंग में, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। लोग है ना रिस्पॉन्सिबली ट्रेवल करना भूल गए। जैसे किसी जगह का एक्सपोजर मिलता है ना, कि पहले लेह लद्दाख इतना एक्सपोजर वाली जगह नहीं थी, लोग बहुत कम ट्रेवल करते थे, बहुत ही कम लोग जाते थे। जगह वाकई में बहुत खूबसूरत है वो, लेकिन जब लोग जाने लगे ना तो रिस्पॉन्सिबल ट्रेवल करना बंद कर दिया लोगों ने। लोग कभी भी निकल रहे, कैसे भी निकल रहे हैं, ओवरटेक करके जा रहे हैं, ना रोड्स की कंडीशंस को ध्यान में रख रहे हैं, ना ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड जगह जा रहे हैं, ना लोकल लोगों का ध्यान रख रहे हैं, ना लोकल कल्चर्स को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ना उनका ध्यान में रखते हुए कोई चीज़ें कर रहे हैं। जैसे पेंगोंग में लोग गाड़ी चला रहे हैं, आप देखते रहते होंगे वीडियोस, तो वो काफ़ी गलत चीज़ है, जिससे कि जो पॉजिटिव माइंड से लोग घूमते हैं ना, उनको प्रभावित करती है वो चीज़ें। तो लोगों को ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेवल करना चाहिए ऐसी जगह पे, क्योंकि बहुत इनहेबिटेड जगह है वो, बहुत कम एक्सप्लोर जगह है वो। मतलब बहुत एक्सप्लोर करने जा रहे हो आप, तो बहुत रिस्पॉन्सिबली आपको उस जगह को देखना है, ताकि आप जितनी सारी चीज़ें देख रहे हो तो रिटर्न में भी आप कुछ चीज़ दे पाओ उसको। क्या रिसोर्सेस में कोई तब्दीलियां हैं जब आपने ये बिजनेस शुरू किया था और आज की तारीख भी अगर हम जब बात कर रहे हैं तब? लेह लद्दाख के बारे में? यस। लेह लद्दाख में सर काफ़ी रिसोर्सेज हो गए। पहले रोड कंडीशंस बेकार थी, अब रोड कंडीशंस बहुत अच्छी है। जगह जगह पेट्रोल पंप्स खुल गए हैं, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, अच्छे अच्छे होम स्टेज बन गए हैं, होटल्स बन गए हैं। तो अभी तक कोई इशू नहीं है सर। आप जाओगे दिल्ली से दिल्ली तक और दिल्ली से ले जाओगे ना, तो रास्ते भर में आपको हर जगह सारी चीज़ें मिल जाती है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ओवरऑल टूरिज्म इन द कंट्री, तो क्या ये ओवरऑल टूरिज्म जब हम थोड़े थोड़े करके जाना शुरू करते हैं, भीड़ बढ़ा देते हैं, तब कमर्शियली कितना वायबल रह जाता है और कमर्शियल इन्फ्लेशन कितना हो जाता है लुकिंग टूवर्ड्स द क्राउड? बिकॉज लोगों को भी लगता है कि ये हमारे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो वो लोग इसका फायदा कैसे उठाते हैं और कैसे आप उसको हैंडल करते हैं?
सर जैसे किसी भी जगह पे एक्सपोजर खुलता है ना नया, कि कोई नई जगह खुली है जहाँ पे नए लोग जाने, जैसे इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, आज जिस जगह के बारे में आप बात कर रहे हैं शायद इतने लोग वहाँ पे नहीं जाते, लेकिन हो सकता है आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू और इस मीडियम के थ्रू लोग इसको जाने और वहाँ पे भी ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए कि वहाँ पे भी जैम हो रहा है, ऐसा खबर हमको मिले। सर इसके लिए ना लोकल अथॉरिटीज को, लोकल लोगों को इतना एक्टिव रहना पड़ेगा। उनको है ना पहले दिन से टूरिज्म आ रहा है ना, तो पहले दिन से रूल्स रेगुलेशंस क्लियर रखने पड़ेंगे हर एक बंदे के लिए, कि आ रहा है तो उसको यहाँ पे ये रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। मतलब आप घूमने जा रहे हो नहीं जा रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आवराओं की तरह कुछ भी करोगे आप वहाँ पे, किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखोगे आप। मतलब वहाँ पे भी एक रूल्स और रेगुलेशन और एक सभ्यता में घूमेंगे ना लोग, जब एक पार्टिकुलर रेगुलेशंस बनेंगे, रूल्स बनेंगे कि इतने लोग इसी पार्टिकुलर दिन के लिए अलाउड है, इतने लोग ही ट्रेवल कर पाएंगे, और सस्टेनेबल वे में और अच्छे से मैनेज्ड वे में चीज़ें होगी ना, तो कमर्शियल जगह भी खूबसूरत की खूबसूरत रहेगी, वो खराब नहीं होगी। अभी क्या हो रहा है सर कि लोग है ना, लोगों जगह को इतनी कमर्शियल कर देते हैं और लोकल्स भी उस जगह का ध्यान नहीं रखते हैं, लोग भी रिस्पॉन्सिबल ट्रेवल नहीं करते हैं वहाँ पे, कि वहाँ जा रहे हैं दारू पी रहे हैं, कचरा इधर उधर फेंक रहे हैं। इसकी वजह से इन्वायरमेंट को, लोकल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सर कमर्शियल जगह बहुत गंदी हो रही है आजकल। आप हमेशा और बार बार, मैं जो आपके बात करके जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कंपनी की फिलोसफी शायद ऐसा है कि इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल, दैट शुड बी द टैगलाइन। रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल की बात जब हम कर रहे हैं तब इंडिविजुअल को, जो ट्रैवल कर रहे हैं, ये दायित्व या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर ज्यादा है वजह की लोकल अथॉरिटी के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना सर, जैसे कोई भी बंदा गया घूमने वहाँ पे, तो आप है ना खुद की प्लास्टिक बोतल्स ले जाने की बजाय खुद की बोतल लो, हर जगह रिफिल करो उसको। आप पार्टिकुलर कोई ट्रिप पे गए हो और आप अपने पास खुद की आपकी स्टील बोतल नहीं है और आप एक प्लास्टिक बोतल कंज्यूम कर रहे हो आप, तो 10 दिन की ट्रिप पे आप 20 से 25 बोतल खत्म कर दोगे, और आपके साथ में 5 से 10 लोग गए हैं, तो मतलब आप 400 से 500 प्लास्टिक बोतल्स वेस्ट करके आ रहे हो एक जगह पे, और उसकी जगह आप रिस्पॉन्सिबली ट्रेवल कर रहे हो और आपकी खुद की वाटर बोतल्स कैरी करके जल रख रहे हो और हर जगह रिफिल्स कर रहे हो, तो आपने खुद ने 500 बोतल कम कर दी उस पहाड़ों पे। और ऐसे ही हर एक बंदा रिस्पॉन्सिबली ट्रेवल करने लग जाएगा ना, तो पहाड़ों का कचरा साफ हो जाएगा। इट्स रियली ए ग्रेट मैसेज जो आपने दिया है। ये तो हम सोचते ही नहीं है, हमको तो लगता है जब तक हम बोतल खरीद के नहीं पिएंगे तब तक शुद्ध पानी हमारे पेट में नहीं जा सर रहा है। आप जो घर का पानी पीते हो ना, इससे ज्यादा शुद्ध पानी है पहाड़ों का क्योंकि सर वो पहाड़ों पे पानी आ रहा है ना सर, तो नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू आ रहा है, बहुत सारी जड़ी बूटी जो नीचे बिकता है वो नीचे आपको ना हिमालयंस के नाम पे पानी बहुत महंगा वही पानी वो पैक करके यहाँ बेच रहे हो, तो आप है ना वो जो पानी पी रहे हो ना, तो आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्थी है वो, तो और उससे क्या आप वहाँ के एटमॉस्फेयर में जल्दी इलेक्ट्रोलाइज हो जाएंगे अगर वहाँ का लोकल पानी पियोगे एज कम्पेयर टू बिस्लेरी की बोतल और बोतल खरीदोगे आप। इससे क्या इन्वायरमेंट भी खराब होता है, लोकेशंस भी गंदी होती है, और बहुत वे में आप सस्टेनेबली और रिस्पॉन्सिबली आप बहुत सारी चीज़ें दे सकते हो। आप किसी जगह घूमने गए हो, आपको इतनी प्राकृतिक रूप से इतनी सुंदर है, इतने अच्छे नज़ारे दे रही है, आपको इतनी यादें दे रही है, बदले में आप प्लास्टिक बोतल फेंक के आओगे तो आपको खुद को अच्छा लगेगा क्या? कितना सही है कि आप वहाँ जा रहे हो और कुछ चीज़ें गलत चीज़ें करके नहीं आ रहे हो और बाकी 10 लोगों को समझा के आ रहे हो। हम लोगों का सेगमेंट है सर, हम लोग ट्रैक के सेगमेंट पे जाते हैं ना, कि पार्टिकुलर किसी ट्रैक पे गए तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे टूर लीडर के साथ में 2 बंदे हमारे टीम के यहाँ लोकल चलते हैं जो 2 कैरी बैग लेके चलते हैं, कि ट्रिप पे जाते वक्त और आते वक्त जितना कचरा लेके ना सारा लेके आते हैं हम लोग, इकट्ठा करके उसको सही जगह डिस्पोज करते हैं, ताकि जो लोग दूसरे गंदे कर रहे हैं ना, कुछ ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमसे इंस्पायर होकर किसी दूसरी जगह जाए तो ऐसा ना करे, वो जगह साफ दिखेगी तो लोगों की इच्छा नहीं होगी गंदा करने की कचरा। तो हमारा यही मोटिव है, रिस्पॉन्सिबली लोगों को ट्रेवल कराना, लोगों को सिखाना कैसे रिस्पॉन्सिबली ट्रेवल करना है, और जगह को साफ सुथरी रखना और अच्छे से मेंटेन करना। जगह साफ रहेगी तभी तो आप बार बार जा सके वो एग्जैक्टली। हाँ, आप अदरवाइज वही कि लैंडस्लाइड वाली जगह होगी, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगी, ग्लोबल वार्मिंग वाले इश्यूज हो गए, इस वजह से वही जगह पहाड़ और जगह गंदी होगी। 2 इंडिविजुअल सवाल है। 48 मिनट टाइम स्टैम्प। आपके लिए 2 इंडिविजुअल सवाल है। पहला इंडिविजुअल सवाल ये है कि आप इस बिजनेस में हैं जहाँ पे ट्रैवल करना पड़ता है, ट्रैवल करते हैं, ये आपको अच्छा भी लगता होगा तभी आप इस बिजनेस में हैं। ट्रैवल छोड़ के आपके लिए लेजर के लिए और मी टाइम के लिए व्हाट आर द अदर ऑप्शंस दैट यू टेक केयर अबाउट योरसेल्फ? ट्रैवल छोड़ के और क्या अच्छा लगता है आपको जो आप खुद के लिए करना चाहते हैं या करते हैं जब टाइम मिले? एक्चुअली मैं एक म्यूजिक लवर हूँ सर। म्यूजिक और ट्रैवल का एक अलग कनेक्शन है सर, कि आप है ना अपने म्यूजिक से और अपने म्यूजिक साइंस से लोगों को इंस्पायर कर सकते हो ट्रेवल करते हैं। तो मैं फ्री टाइम में, लेजर टाइम में इम्तियाज अली की मूवीज देखता हूँ और गाने सुनता हूँ। That's really great. And second thing कि इतने सारे जगह आपने ट्रैवल किए होंगे, इतने सारे ट्रिप्स में हम गए होंगे, आपका फेवरेट जगह क्या है? सर एक्चुअली ना, अगर मैं एज एन ट्रेवल कंपनी का फाउंडर किसी जगह को फेवरेटाइज करूंगा ना,
तो नहीं, मैं एज ए फाउंडर नहीं पूछ रहा हूँ, हाँ। एज एन इंडिविजुअल पूछ रहा हूँ। एज एन इंडिविजुअल सर काफ़ी अच्छी अच्छी लोकेशन है सर, जैसे अभी मैंने गुरेज का नाम लिया, गुरेज बाकी खूबसूरत जगह है। अपने इधर जंस्कार बहुत अच्छी जगह है सर। हिमाचल में एक जीबी करके जगह है। केरला में कोल्लुकुलाई पीक है, वहाँ पे बहुत अच्छा सनराइज दिखता है। बहुत सारी अच्छी लोकेशन है सर। पौंडी के बहुत अच्छे अच्छे बीच है डिप्लोमेटिकली जवाब दे दिया आपने एज ए फाउंडर कि आपने सारे सर। मैं ना किसी जगह को फेवरेटाइज करूंगा ना तो मैं उस माइंडसेट से सोच ही नहीं पाऊंगा कि मुझे सारी जगह एक्सप्लोर करना है। वो सारी अनएक्सप्लोर्ड जगह मेरी वीट लिस्ट में है, और वो सारी जगह मेरी फेवरेट है जहाँ मैं अभी तक नहीं गया हूँ। अब थोड़ा सा मैं आपके सेगमेंट को छोड़ के मैं इन जनरल में आ जाता हूँ। आप एक फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर हैं, आप बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं बिल्कुल, लेकिन आज आप एक सक्सेसफुल बिजनेस डेवलप कर चुके हैं। सो ये जो जर्नी है नॉन बिजनेस बैकग्राउंड से एक बिजनेस को खड़ा करना, शायद हमको पता नहीं होता है कि हम एक बिजनेस करने जा रहे हैं। हम हमारी पैशन को फॉलो करते करते कब एक बिजनेस मॉडल बना देते हैं पता नहीं चलता है, और जब हम एक रोबस्ट बिजनेस मॉडल तक पहुंच जाते हैं तब लोगों के नज़र पहुंचते हैं, यार ये तो ऐसे थे आज ऐसे हो गए हैं। सो ये जो शिफ्ट है आपका एक नॉर्मल फैमिली से आज आप एक बिजनेस फैमिली में आ गए हो या बिजनेस करने लगे हो, आपके फैमिली का क्या नजरिया है अभी आपको देख के, और आपका जो ये शिफ्ट है, ये शिफ्ट को आप किस नजरिए से देखते हैं? सर एक्चुअली मैं ना मेरे बैकग्राउंड की बात करता हूँ। बेसिकली मैं एक फार्मिंग बैकग्राउंड में आता हूँ। फार्मिंग बैकग्राउंड ही अपने आप में एक बहुत वॉलेटाइल चीज़ें हैं और बहुत ही मैनेजमेंट वाली चीज़ें हैं। यस। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी, मैनेजमेंट वाली चीज़ें सीखी, वॉलेटाइल चीज़ें सीखी, रिस्क लेना वहाँ से सीखा। फार्मर से बड़ा कोई रिस्की रहता ही नहीं। आज हिंदुस्तान में कौन बड़ा रिस्की है, उसको पता ही नहीं रहता कि अगली फसल आएगी नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें रहती है। तो सर जब मैंने स्टार्ट किया था ना तब 100% फैमिली का साथ तो था, लेकिन जब अच्छा कर रहे हैं तो लोग घर वाले इंस्पायर करते हैं कि करो, अच्छा कर रहे हो। लोग बोलते हैं उनको कि आपका बेटा ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो लोग भी इंस्पायर होते हैं और उनको भी अच्छा लगता है सुनने में लोगों से। आज की तारीख में हिंदुस्तान में स्टार्टअप्स और जो ये एंटरप्रेन्योर है थोड़ा सा फैंसी हो गया है, बहुत फैंसी हो गया, और लोग थोड़ा सा शार्क टैंक देख के ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं और लोगों को लगता है कि चीज़ें बहुत ही ईजी है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा और ऐसे पहुंच जाएंगे। तो इनके लिए अगर मैं आपको कोई मैसेज देने के लिए बात करूं, और वो मैसेज इस तरीके से कि जब भी कोई नॉर्मल स्टूडेंट हो या कोई भी एंटरप्रेन्योर के बारे में सोच रहे हो या स्टार्टअप करना चाहता हो, उनको कौन सी ऐसी चीज़ें को पहले नज़र में रखना चाहिए, और उसके बाद अगर लगता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं झेल सकता हूँ, या ये मेरे अंदर है, तो ही मैं बिजनेस में एंटर करने के बारे में सोचूं। अदरवाइज व्हाट एवर यू आर, बी कंफर्टेबल एट दैट पोजीशन। सर आप जब भी कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो ना, तो उसकी आप जैसे अपनी नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो मार्केट में, तो आपको है ना अपने अंदर एक विल पावर बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि ये चीज़ बहुत विल पावर बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा आपको, आपके कॉन्सेप्ट को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर, ताकि आप लोगों से इन्फ्लुएंस ना हो। जो आपको है ना, आप कोई सा एक बिजनेस कर रहे हो ना, तो आपके बिजनेस से नॉन बिजनेस बैकग्राउंड वाले लोग भी आपको आके सलाह दे जाएंगे यार कि ऐसा कर, तू ऐसा कर, आज तू बिजनेस नहीं करता रहता और तू आज फेलियर है, आज अच्छा नहीं कर पा रहा है, इससे अच्छा कुछ ये करता तो तू काफ़ी अच्छा कुछ कर सकता है। तो उससे बेटर है कि जब भी एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेस पर्सन जब इस फील्ड में आता है ना, तो उसको है ना सेल्फ इंस्पायर होना चाहिए रेदर देन किसी और से इंस्पायर हो, किसी और से सजेशंस लेने से बेटर है कि सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ इंफॉर्मेशन सबसे बड़ी चीज़ है सर। कि आप किसी और से मोटिवेट होकर 2 दिन तो धंधा चला लोगे, लेकिन तीसरे दिन बंद कर दोगे। जब आप सेल्फ इंस्पायर होगे और सेल्फ मोटिवेट होगे ना, तभी आप इसको लॉन्ग टर्म में ले जा सकते। मतलब खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए और खुद के बिजनेस के ऊपर भरोसा होना चाहिए, खुद के कॉन्सेप्ट में खुद पे ज़्यादा भरोसा होना चाहिए रेदर देन किसी और के कहने पे इंस्पायर होकर करने से। सेकंड अगर मैं पूछूं, और क्या उनको दिमाग में रखना चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू स्टार्टअप जर्नी? सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जब आप स्टार्टअप जर्नी पे आते हो ना, तो आपको है ना फाइनेंशियली भी लड़ना है लोगों से, इमोशनली भी लड़ना है, यस, और बिजनेसली भी लड़ना है। कि आप कोई कॉन्सेप्ट बिजनेस में जा रहे हो ना, तो आपको कॉम्पिटिटर से लड़ना है, आपको आपके फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करना है, और आपको इन सब बसड़ों के बीच में इमोशनल होकर पीछे बैकआउट नहीं करना है कि आज आप फाइनेंशियली इतना लॉस में हो, इन सब चीज़ों को लेकर कॉम्पिटिटर इस तरह का कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आपको आपके कॉन्सेप्ट पे और आपकी विल पे 100% भरोसा रहना चाहिए कि मैं आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों कर लूँगा। और जिसको खुद को भरोसा है ना कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ 100% इट्स परफेक्ट और कहीं ना कहीं इसमें सक्सेस होऊंगा, वही बंदा कर सकता है। जो बंदा ये सोच के करता है ना कि यार उसने भी कर लिया था, मैं भी कर लूँगा, तो वो वाली चीज़ें कभी सक्सेस नहीं होती। जो एक फ्रेश आइडिया और फ्रेश माइंडसेट से करता है ना कि ये यार ये मैं चीज़ लेके आ रहा हूँ, वो 100% कॉन्फिडेंट रहता है उस चीज़ में कि यार ये चीज़ तो मैं फोड़ ही दूंगा,
तभी बंदे को उतरना चाहिए पर्टिकुलर मार्केट में। किसी और से इंस्पायर होकर, किसी और की दो बातें सुन के कि कोई धंधा नहीं स्टार्ट करना चाहिए। जब तक सेल्फ अंदर से वो चीज़ नहीं आए कि यार ये मैं चीज़ कर सकता हूँ, मुझे करना है और ये मुझे कुछ बनाना है, तब तक बंदे को इस धंधे में नहीं आना चाहिए। और अगर मैं पूछूं आपसे कि कोई भी फेलियरिटी क्या सिखाता है, तो आपको आपकी कौन से फेलियरिटी ने क्या सबक सिखाया है? बिकॉज फेलियरिटी जो सिखाता है वो सक्सेस कभी नहीं सिखा सकता। बिल्कुल सर, मैं बताता हूँ, मैं मेरे बिजनेस में और मेरे लाइफ में सब फेलियर की चीज़ों से सीखा हूँ। मतलब हर तीसरे दिन फेल होता हूँ मैं किसी न किसी चीज़ों में, तभी तो सीखता हूँ, तभी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं ना सर फेलियर को उस तरीके नहीं देखता हूँ कि यार ये चीज़ मैंने करी और यहाँ मैं फेल हो गया। मैं ना कुछ चीज़ें जैसे इम्प्लीमेंट करने जाता हूँ और वहाँ पे मैं फेल हो जाता हूँ ना, तो मैं ना उसके दो पॉइंट्स निकालता हूँ, एक पॉजिटिव माइंडसेट और नेगेटिव माइंडसेट, कि यार मैंने ना क्या सही करा था और क्या गलत करा था। तो मैं जो चीज़ गलत करता हूँ ना उस पर वो बहुत डीप रिसर्च करता हूँ और बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशंस करता हूँ, उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता हूँ। कि मैं ना फेलियर से इस तरीके से सीखता हूँ कि मैं फेलियर में क्या चीज़ फेल हुई है उससे इंस्पायर होकर उसको करेक्ट करके उस चीज़ों को पॉजिटिव वे में करना चाहता हूँ। कि जैसे कोई भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, कुछ गलत हो रही है उसके अंदर, तो उसके अंदर की जो नेगेटिव पॉइंट्स है ना उसको स्टडी करके, उसको इम्प्रोवाइज करके, उसको सेकंड टाइम इम्प्लीमेंट करके फिर उसको चीज़ों को मैं आगे बढ़ाता हूँ। लोग ऐसे बोलते हैं कि स्ट्रेस रिलीज करने के लिए ट्रैवल करने जाते हैं या ट्रैवल करते हैं। आप ऑलरेडी इसी दुनिया में हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आपको स्ट्रेस नहीं होता है। तो आपकी स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आप क्या करते हैं? सर ट्रेवल ही करता हूँ मैं भी सोलो ट्रेवल करता हूँ मैं सर बेसिकली। आप भी सोलो ट्रैवल करते हैं? सर सोलो ट्रेवल करता हूँ, नई खोज में निकल जाता हूँ कि ये प्रोडक्ट नहीं चला, ये नहीं चला, तो ये तो चलेगा। तो मतलब मैं ना अपने बेकआउट या गलत टाइम से भी शिक्षा लेके अपने जो पैशन है ना उसको फॉलो करते हुए आगे निकल जाता हूँ। क्योंकि सर मैंने ये धंधा इसलिए स्टार्ट नहीं किया था कि मुझे करना था या कुछ करना था, ये मेरा पैशन था बेसिकली। तो जब आप पैशन को अपना प्रोफेशन बनाते हो ना, तो कभी भी उससे डिमोटिवेट तो होगे नहीं आप। बिल्कुल सही। उसमें हमेशा इम्प्लीमेंटेशन ही देखोगे आप, उस चीज़ों से सीखोगे ही सही आप कि कुछ चीज़ें गलत कर रहे हो तो आप क्यों गलत कर रहे हो, किस तरीके से गलत कर रहे हो, किस तरीके से उससे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मैं तो बस वही है सर कि जो चीज़ गलत होता है और जो चीज़ जहाँ मैं फेल होता हूँ उस फेल वाली चीज़ों से सीखता हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। Shivam ji, thank you very much for giving us your time, and it was a great and nice discussion with you. And I wish you all the very best for this Ghumo India community. ये और बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाएं, और जैसे कि आपका विजन है, it should be a 30 crore by certain time period of time that you have decided, and it should reach to that level. आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ये डिस्कशन में, या कैसा लगा आज का ये पॉडकास्ट? आप सर ये पॉडकास्ट बेसिकली एक रिफ्रेशिंग हो गया मेरी जर्नी का, जो मेरी पहले दिन की जर्नी से लेके आज तक की जर्नी है ना, आप लोगों ने डिस्कस करी, बहुत सारे पॉइंट्स देखे, अप एंड डाउन्स पे डिस्कस करा, कैसे स्टार्ट करा, किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मेरे लिए भी सारी चीज़ें और सारी फ्लैशबैक वापस से रिमाइंड हो गया है। तो मुझे भी वापस से ध्यान आ जाएगा यार कि मैंने वो तब ये सोचा था, अभी ये कर रहा हूँ। तो मैं इस पॉडकास्ट से भी एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके जा सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स अभी उनको बोलते बोलते ध्यान में आए कि जो हम लोगों ने उस टाइम पे सोचे थे अभी नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए। तो एक तरह से पूरी मेमोरीज रिफ्रेश होकर वापस स्टेबल हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर। सो थैंक यू वेरी मच शिवम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। Thank you so much, sir. So first of all, thank you very much for giving us your time, and thank you very much for coming to our show, and welcome to our show. And घूमो इंडिया कम्युनिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। You are another founder of घूमो इंडिया कम्युनिटी. I just try to understand and want to understand for the better understanding to the viewers कि ये जो कॉन्सेप्ट में आप लोग काम कर रहे हैं, आपका क्या रोल है और आप इस कॉन्सेप्ट को कौन से नज़रिए से देखते हैं? घूमो इंडिया जब हमने स्टार्ट करा था स्टार्टिंग में, तो एक हमारा मोटो था कि हम लोग इंडिया दिखाएं, ठीक है, एक ऐसा इंडिया जो कि हिडन है, जो कि किसी को पता नहीं है। और हमारी इंडिया में कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, जो कि लोगों को पता नहीं है, बट उन फेस्टिवल्स को अगर हम एक्सप्लोर करें, ठीक है, कुछ एक बैकपैकिंग ट्रिप पे से कि लेट्स से एक ओनम फेस्टिवल है केरला में, उसको एक हम फेस्टिवल नज़रिए से देखें और पूरा केरला में एक्सप्लोर करें इस ओनम नज़रिए से, तो वो एक काफ़ी अलग चीज़ हो जाती है। तो हम हमारी जो मेजर ऑडियंस है उनको बताना चाहते हैं, जो ट्रेवलर्स हैं उनको बताना चाहते हैं कि इंडिया में ऐसे फेस्टिवल्स हैं, ऐसी रिमोट जगह हैं, तो वो उनको कवर करें और वहाँ पे जाएं, लोगों से मिलें। और आप मेजरली ये जो घूमो इंडिया कम्युनिटी है, जैसे कि आप सस्टेनेबल ट्रैवलिंग के वे भी फोकस करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो आपका क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब आप घूमो इंडिया कम्युनिटी को
लोग कैसे जाने, किस तरीके से जाने जो आपका पहचान बनाने के लिए आपको मदद करे? व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट इन दैट पैरामीटर? हम ये चाहते हैं कि यार लोग जितना अवेयर हो पाए वो उतना अवेयर हो। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे ट्रैवलर्स और हमारे जो ट्रैवलर्स जिन्होंने हमारे साथ ट्रैवल नहीं भी करा है या फिर हमारे साथ जो आना चाहते हैं वो हमेशा अवेयर रहें इन चीज़ों से कि एक सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल, ये हमारे 2 मोटो हैं कि बाय रिस्पॉन्सिबल जब आप ट्रैवल कर रहे हैं कि आप वहाँ की लोकल चीज़ों को रिस्पेक्ट करें, ग्रेटिट्यूड रहे आप में, ठीक है, और वहाँ के एनिमल्स हैं या फिर जो डाइवर्सिटी है उनको बचाएं, वहाँ पे कचरा नहीं करें और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको हेल्प करें। तो हम हमेशा वो अवेयर लोगों को करते हैं। तो वो लोग, हम ये चाहते हैं कि लोग हम ऐसे जाने कि लोग, हम जो लोग हैं क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म और सस्टेनेबल टूरिज्म, इन दोनों चीज़ों को साथ में लेके। तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म आपके नज़रिए से यही है कि आप जब जाएं आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह जाएं और लोकल की चीज़ों को आप हैम्पर नहीं करें, गंदा नहीं करें और इस तरीके से आप अपनी ट्रैवलिंग को वहाँ के करें। जानवर को एंटरटेनमेंट जो पर्पज़ है उसके लिए यूज़ नहीं करें। अच्छा। वो भी एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म है। यस, वेरी ट्रू। एंड सस्टेनेबिलिटी व्हाट मीन्स फॉर यू? सस्टेनेबिलिटी की 2 परिभाषा है मेरे लिए। मैं चाहता हूँ कि एक जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको हेल्प मिले, जो कि लोकल वेंडर्स हैं या फिर जो उनका रेस्टोरेंट्स हैं, जिनके होम स्टेज हैं, तो वो हम उनको वो यूज़ करें, उनके लिए जो आगे का एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उनको वो खुले। उसके बाद में सेकेंडरी चीज़ ये है कि सेकेंडरी चीज़ में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक बोतल हो गया या फिर प्लास्टिक जो रैपर्स हो गए आप वो यूज़ कर रहे हैं, उनकी जगह आप कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो कि आप रिप्लेस कर दें उनको, या फिर वुडन चीज़ें हो गई जो कि सालों साल चलती रहे, वहाँ की चीज़ों को ख़राब नहीं करे। एनवायरनमेंट फ्रेंडली हाँ। चीज़ें जो आप रीयूज कर बिल्कुल। सकते हैं या जो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बिल्कुल, बिल्कुल, कंप्लीटली, बिल्कुल। ऐसा नहीं हो कि जो रह जाए। कटलरीज हैं वो साथ लेके चलें हमेशा, या फिर आप कोई कुछ चीज़ दे रहा है तो वो लोकल चीज़ें ही खाएं आप, रेदर देन जो कि प्लास्टिक चिप्स है या फिर ऐसी चीज़ें हैं, तो वो उसको बिल्कुल अवॉइड करके, क्योंकि ऐसी चीज़ से क्या होगा कि आप तो लोकल कम्युनिटीज़ को हेल्प करोगे, प्लस आप वहाँ का अगर लोकल फूड खाओगे तो आप वहाँ के कल्चर को ज़्यादा जान पाओगे, ठीक है, आपके पास कुछ एक्सपीरियंसेस रहेंगे हमेशा के लिए, यादें रहेंगी कि हमने वहाँ जाके वो चीज़ खाई थी। ओके। आप लोगों ने जब घूमो इंडिया कम्युनिटी की शुरुआत किए थे तब आप लोग सब कॉलेज में थे जी। आप लोगों की सबकी बैकग्राउंड अलग अलग है। थोड़ा सा अगर आप अपने बैकग्राउंड के बारे में हमें बताएं कि आप बेसिकली कहाँ से हैं, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और कैसे इस ग्रुप में आप पहले आए जहाँ पे सब मिलके फिर आपने एक कम्युनिटी स्टार्ट की है। तो आपका बेस मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग कॉलेज में थे, ठीक है, मुझे कुछ और करना था, हमेशा से मेरा आर्कियोलॉजी में बहुत था मन। अच्छा। आर्कियोलॉजी के लिए मैं कॉलेज भी अप्लाई किया, बट पढ़ाई में मन लगता नहीं था, ठीक है, तो स्टार्टिंग में कुछ 2 नंबर से रह गया मैं कॉलेज के लिए। देन मैं फॉरेस्ट्री के लिए ट्राई करा क्योंकि मुझे फॉरेस्ट रेंजर बनना था एक्चुअली, ठीक है। हाँ। तो वो चीज़ भी ट्राई करी, वो चीज़ भी नहीं हुई। देन लेटली एक कॉलेज मिला, ठीक है, जो कि इंदौर में ही है। बेसिकली मैं रतलाम से बिलोंग करता हूँ, रतलाम की जस्ट पास विलेज है, ठीक है। मेरा भी मैं भी फार्मर हूँ एक्चुअली, ठीक है। मैं भी जब इन चीज़ों से फ्री होता हूँ तो मैं फार्मिंग करने जाता हूँ, ठीक है। तो मैं एक फार्मर बैकग्राउंड से हूँ, मेरे पापा फार्मर है, तो वहाँ से मैं आया हूँ, ठीक है। वहाँ से रतलाम से जब मैं इंदौर आया था कॉलेज में तो मैं कुछ 4 लोगों से मिला, ठीक है। वो मेरे जो कॉलेज मेट्स भी, रूममेट्स भी हुई थे मेरे, तो हम सब साथ में रहते थे हमेशा से। और हम लोग बजट ट्रैवल करते थे स्टार्टिंग से। 2000 में 3000 घूमने का में शौक था पहले से? 2000 में 3000 में हम लोग घूम आते थे। और कॉलेज में अगर इवेंट्स होते थे हम लोग उनको मैनेज करते थे, ठीक है, कि अगर क्लासेस है तो क्लासेस बंक करके अगर हम कहीं बाहर भी जाएंगे तो कॉलेज में कुछ इवेंट्स है, उन इवेंट से हम लोग कुछ पैसा कमा लेते थे, ठीक है। या फिर हम उनको उसमें ऐसी चीज़ें करते थे कि हम लोग, हमारे को भी मदद मिले लोगों को, और या फिर कुछ जो कॉलेज अथॉरिटीज़ है उनको भी मदद मिले, तो वो चीज़ें हम लोग करते थे। तो वो हम 4 सब साथ में रहते थे। और जब लॉकडाउन, जब कॉलेज ख़त्म होने आया और लॉकडाउन स्टार्ट होने आया तो अब सब साथ में हम मिलके कि कुछ स्टार्टअप करना चाहते थे, ठीक है। अब वो स्टार्टअप क्या था, तो उस स्टार्टअप में हम ट्रैवल में सबसे हम रुचि थी हमारी स्टार्टिंग से, क्योंकि हम बजट ट्रैवल करते थे विदाउट बस टिकट्स, या फिर बस में हिच हाइकिंग करते थे हम लोग, लिफ्ट मांग के घूम रहे हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ें हम लोग बहुत सीखे ट्रैवल में। तो फिर लॉकडाउन जब लगा और रिवेंज ट्रैवल जब स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने एक स्टार्टअप कर दिया। तब आपने एंट्री किया? जी, पर हमें पता नहीं था कि क्या करना है हमें, ठीक है। हमारे पास एक सिर्फ एक नाम था जो कि मन में आया, और ट्रैवल करना है, सिर्फ किस प्रकार से करना है, कैसे करवाना है, वो कुछ नहीं पता। वो जब हम आए अंदर इंडस्ट्री में घुसे तब पता चला, लोगों को देखा हमने, तो वो चीज़ें सीखी हमने। जब आप आज की तारीख में इसको एज ए बिजनेस देखते हैं और आपका जो नाम है, नाम ये कहता है कि इट्स ए कम्युनिटी। जब हम कम्युनिटी देखते हैं तब हम उसको एज ए बिजनेस नहीं सोचते हैं। तो ये कितना डिफरेंस है समझने के लिए या लोगों को समझाने के लिए कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड कंपनी है आज की तारीख में, भले ही हम इसको कम्युनिटी बोलते हैं। और आपने इसको एज ए कम्युनिटी क्यों शुरू किया था?
देखो स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करा था हमने घूमो इंडिया कम्युनिटी, तो उसमें क्या था कि हम लोग ट्रैवल में बहुत रुचि रखते थे। अब ट्रैवल की दुनिया में घुस चुके थे हम लोग बिल्कुल। अब कुछ चीज़ ऐसी चलती आ रही है 50 सालों से 100 सालों से, जो कि एक पैटर्न में चलती आ रही है। जैसे कि 3 वर्ड्स हैं जो मैं बहुत मुझे वो पसंद नहीं है। जैसे एक एजेंसी, ठीक है, एक ट्रैवल एजेंसी या फिर Travel एक टूर agency. ऑपरेटर, ठीक Yes, है, yes. टूर गाइड या टूर फिर गाइड, टूर ऑपरेटर। तो वो चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हैं हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हम उन चीज़ों को बदलना चाहते थे। लेट्स से कि कम्युनिटी अपने आप में डिफाइन करता है कि एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक इंडियंस खुद अपने आप में सब एक मिलजुल के रह रहे हैं। मतलब लेट्स से सोलो ट्रैवलर्स अलग अलग जगह के कनेक्ट है आपस में, ट्रिप के बाद भी या फिर ट्रिप पे नहीं आए तो भी आपस में एक कम्युनिटी के जरिए सब साथ में है। तो हमेशा से चाहते थे कि हम लोग उस चीज़ में ना है, एजेंसी या फिर टूर गाइड या फिर टूर ऑपरेटर, उस चीज़ से हटकर हम लोग एक कम्युनिटी बना चाहते थे। तो घूमो इंडिया, हम लोग इंडिया घुमा रहे हैं तो घूमो इंडिया कम्युनिटी, तो एक ऐसी कम्युनिटी का गठन हुआ। सबसे पहला ट्रिप इस कम्युनिटी के अंडर में कौन सा था और उसकी स्टोरी क्या है? आप मानेंगे नहीं, ये एक बहुत ही मतलब अलग वाक्य है। इसमें क्या हुआ था कि हम लोग पंचमढ़ी गए थे स्टार्टिंग से, ठीक है। Okay. हमारी फर्स्ट ट्रिप भी पंचमढ़ी थी, इसीलिए हमने स्टार्टिंग से ही हम लोग एक इंदौर बेस्ड है, मध्य प्रदेश बेस्ड है, तो हमने पंचमढ़ी निकाली क्योंकि पास में पता है और पहले भी जा चुके हैं। तो फर्स्ट ट्रिप वहाँ की निकाली थी। कुछ 4 लोग थे, उन 4 को हमने भेजा था और वो ट्रिप माइनस में थी, कुछ -4-5 हज़ार। उसको वापस करने के लिए भी हम लोगों ने इकट्ठा करे, कुछ अमाउंट इकट्ठा करा, फिर जो होटेलियर्स हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन वाले से उनको हमने फंड दिया। ओके, एंड व्हाट इज द साइज आप जो कम्युनिटी में लोगों को लेके जाते हैं? जैसे कि हम लोग पहले बात कर रहे थे कि 12 से 15 लोगों की कम्युनिटी में आप लेके जाते हैं लोगों को, इनके ग्रुप में लेके जाते हैं, और इस 12 से 15 में ऑर्गेनाइज्ड अच्छे तरीके से होते हैं, लोग जेलिंग कर पाते हैं, एक दूसरे को ज़्यादा जान पाते हैं, व्हाट वी अंडरस्टूड प्रीवियसली। सो ये जो एक दूसरे को जानना, इससे ओपननेस कितना बढ़ता है और आप लोगों के लिए बिजनेस में कैसे ये हेल्पफुल होता है? जी, हमारे पास ना जो ट्रैवलर्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया है, ठीक है, और अगर कुछ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी हैं तो वो है। बट बेंगलोर, कुछ लोग मान लो बेंगलोर से हैं, कुछ लोग पुणे से हैं, सब लोग सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। अभी पुणे से, बेंगलोर से, कोलकाता से, सब अलग अलग रीजन से हैं, अपनी खुद की लैंग्वेजेस हैं, खुद का अलग एक कंफर्ट जोन है। वहाँ से वो बाहर आके एक ट्रिप पे जा रहे हैं सब लोग साथ में, ठीक है। अब जब सब साथ में जाएंगे, सब स्ट्रेंजर्स हैं बट सबको अपने अपने कंफर्ट में आना है, ठीक है। सब सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, सब डरे हुए हैं, बट आपस में अगर 4-5 लोग और भी सोलो ट्रैवलर्स हैं तो वो उनको भी देखेंगे, उनसे मिलेंगे तो वो साथ में रहेंगे, ठीक है। तो एक इंगेजमेंट बढ़ता है, ठीक है, 12 या 15 के बीच में इंगेजमेंट बढ़ता है। हम उनको अच्छे से ऑपरेट कर पाते हैं, लोगों को अच्छे से एक एक्सपीरियंस दे पाते हैं, और एक सस्टेनेबल चीज़ या फिर रिस्पॉन्सिबल में चीज़ में कहें तो जब 12 लोग जाएंगे तो वहाँ पे एक इम्पैक्ट कम पड़ेगा, रिसोर्सेज कम यूज़ होगी। अगर हम 50 लोगों को ले जाएंगे तो वो रिसोर्सेज खराब होगी या फिर भीड़ इकट्ठा होगी। तो अगर 12 लोग ले जाएंगे तो वो चीज़ मैनेज भी होगी, वहाँ से रिसोर्सेज सही रहेंगे। अगर मैं 2024 की बात करूं, आज के तारीख में जो यंग जनरेशन की जो अपब्रिंगिंग है, घर के एक बच्चा होता है, 2 बच्चा मैक्सिमम होता है, लोगों को शेयरिंग नहीं आता है। आज की तारीख में शेयर करना नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। लोग अपनी दुनिया में घुसे रहना पसंद करते हैं, स्क्रीन में बैठे हैं, मोबाइल पे बैठे हैं, लैपटॉप में बैठे हैं, यही कर रहे हैं। तो जब इस टाइप का इंडिविजुअलिटी वाले लोग जब आपके कम्युनिटी के थ्रू ट्रैवल करते हैं, जहाँ पे एक अनजान लोगों के साथ उनको मिलने का मौका मिलता है, तो उनकी जो इंडिविजुअलिटी की जो चेंज है या शिफ्ट है, ये किस तरीके से आप लोग देखते हैं, या ये क्या एक्सपीरियंस होता है आप लोगों के लिए? बदलती है, मैंने कहीं लोगों को बदलते देखा है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि आप घर पे रह रहे हो तो आप कुछ चीज़ें फॉलो कर रहे हो, ठीक है। आपका एक रूटीन है। अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो आप मॉर्निंग में उठ रहे हो 9 बजे, आप 5 बजे घर जा रहे हो, ठीक है, ये आपका रूटीन हो गया। फिर आप घर पे रह रहे हो तो मोबाइल चला रहे हो या फिर कुछ भी चीज़ें कर रहे हो, तो आपका एक रूटीन है। अब आप एक कंफर्ट जोन में हो, आपके पास एसी है, आपके पास अगर नौकर है, ठीक है, हर चीज़ आपको हाथ में आ रही है। बट अगर आप ट्रिप पे जाओगे, वो भी एक रिमोट ट्रिप पे, वहाँ पे आपको कुछ नहीं है, ठीक है। आपको ट्रांसपोर्टेशन खुद के लिए अरेंज करना पड़ेगा, आपको स्टे जो रहेगा आप अनजान लोगों के साथ में शेयर करोगे, ठीक है। खाना है, खाना आपके पसंद का नहीं है या फिर लोकल फूड है जो कि आप फर्स्ट ट्राई कर रहे हो, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में आप घंटों सफ़र कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ चीज़ें वहाँ पे, सब चीज़ें आउट ऑफ कंफर्ट है। अब वो जब आप घर पे थे, जब बाहर हो, तो आप कंफर्ट बिल्कुल बदल चुका है आपका, ठीक है। तो वो चीज़ें सीखने को मिलेगी आपको, क्योंकि आप जब घर पे थे आप कंफर्ट में थे, बाहर हो कोई कंफर्ट नहीं है, तो वहाँ से आप सीखोगे, ठीक है। तो वो चीज़ को जब आप वापस घर आओगे तो आप सोचोगे कि वहाँ पे इस कंफर्ट में भी इतना मज़ा था, अब यहाँ पे हर चीज़ मुझे पास में आ रही है, घर पे आ रही है, हाथ में आ रही है, तो यहाँ पे कोई मज़ा नहीं है। तो वो चीज़ है। नाउ इफ़ आई आस्क यू कि ये जो यंग जनरेशन है जो आज की तारीख में ऐसे सोलो ट्रैवल करते हैं या जो दूसरों के साथ जेलिंग करते हैं,
तो जब आज की तारीख में लोग ट्रेवलिंग के बारे में सोचते हैं, इट्स ए लेजर एंड प्लेजर जो जाते हैं, तो सबसे पहले तो वो देखते हैं कि मेरी ट्रैवल कितना कंफर्ट होने वाला है, या कौन सा अच्छा होटल है जहाँ पे मैं जा सकता हूँ, जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ हैं। सबसे पहले फैसिलिटीज़ चेक किया जाता है। और आपके जो कम्युनिटी है, इसकी जो ट्रैवल है, इसका फंडामेंटली कंप्लीटली डिफरेंट है। आप यहाँ से कंफर्ट से उसको अनकंफर्ट बना रहे हो ताकि उस अनकंफर्टेबिलिटी से वो कंफर्ट को गेन कर सके। सो जब कोई नया आदमी आपके कम्युनिटी में आते हैं ये माइंडसेट के साथ कि मुझे तो कंफर्ट के लिए मैं ट्रैवल करने के लिए था, ये कैसे और ये क्यों, तो तब कोई क्लैश नहीं नजर आता है कि वो लोग बहुत जल्दी उसमें घुल जाते हैं? दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि जब आप कोई ट्रिप पे आ रहा है तो जो प्री ट्रेवलर्स हैं, ठीक है, उनके पास आइटनरीज हैं। हमने आइटनरीज में सब कुछ मेंशन कर रखा है, ठीक है, कि क्या क्या एक्सपीरियंस होने वाले हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस होंगे, और अगर आपको ट्रैवल करना है तो ये चीज़ों को आपको मिलेगी। ठीक है, अब वो एक हार्डकोर ट्रैवलर है। ठीक है, सपोज हम कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसको पता है, पहले से पता है कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसी रिमोट जगह है, वहाँ हम जाएंगे, वहाँ पे चीज़ें आउट ऑफ कंफर्ट जोन होगी, तो वो हमें चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है। ठीक है, और इसीलिए वो आ रहा है। तो फर्स्ट चीज़ ये है। और सेकेंडरी चीज़ ये है कि जब आप ट्रिप पे आओगे तो उनके पास ट्रिप कैप्टन्स होते हैं। हमारे ट्रिप कैप्टन्स काफ़ी कूल होते हैं, ठीक है, काफ़ी इंगेज होते हैं लोगों से। तो वो चीज़ें जो ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें नहीं हो पा रही टूर कैप्टन जो अब मैं 2 मिनट के लिए रोकता हूँ आपको, ये टूर कैप्टन या ट्रिप कैप्टन जो आप बोलते हैं, ये डेजिग्नेशन मैंने पहली बार सुना है शायद, या तो गाइड सुना है इस टाइप की चीजें सुना है। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टूर कैप्टन? ट्रिप कैप्टन इज न्यू नॉर्मल। ठीक है, ऐसा होता है कि अब टूर गाइड जब पहले होते थे, ठीक है, एक आप कहीं लोकेशन जा रहे हो, मान लो राजस्थान में जयपुर जा रहे हो, वहाँ पे एक टूर गाइड होगा, आप 1 घंटे के लिए उनको लोगे, ठीक है, और वही आपको एक्सप्लेन करेगा कुछ चीज़ें, और आप उनको कुछ पैसे दे के खत्म हो जाएगा। बट एक वो टूर गाइड है, वो चीज़ें काफ़ी पुरानी हो गई है। ठीक है, अब हमने एक नई कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा है, बैक पैकिंग। अब इस बैक पैकिंग में 6 डेज़ का ट्रिप है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली या फिर कहीं से भी। एक बैक पैकिंग ट्रिप में 6 दिन के लिए पूरा ट्रिप कैप्टन 24/7 आपके साथ में है। ठीक है, हाँ, वो आपके साथ कनेक्टेड है, प्लस जो वहाँ के लोकल वेंडर्स हैं या फिर लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी कनेक्टेड है। तो दोनों को एक वो बीच में रहेगा, दोनों से कनेक्टेड रह के लोगों को घुमा भी रहा है। ठीक है, वहाँ पे उसको लोकल जो जगह है, ठीक है, लेट्स से कि जो ज्योग्राफी है, उस ज्योग्राफी के बारे में वो बहुत अच्छे से जानकारी है उसको, या फिर जो लोकेशन है, वहाँ की हिस्ट्री है, तो वो सब चीज़ जानता है वो चीज़ें। मतलब आपके यू मीन टू सी कि जो आपका टूर कैप्टन होता है वो गाइड तो होता ही है, साथ में उनके पास ये कॉम्पिटेंसी भी होता है कि वो एक ग्रुप को हैंडल कर सके और उनके जो भी जरूरतें हैं वो पूरा कर सके। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस टूर कैप्टन। प्लस में ऐसी क्वालिटीज भी हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटी है, लाइक वो गिटार बजा सकता है, आपका एंटरटेनमेंट भी करता है, एंटरटेनमेंट कर सकता है आपका, That is really great. पेंटर है। और ये सारे आपके पेरोल में होते हैं आपके कंपनी के? जी, क्योंकि आजकल ट्रैवल करना किसको नहीं पसंद है, लोगों से इंगेज होना किसको नहीं पसंद, कनेक्शंस किसको नहीं पसंद है। क्योंकि ट्रिप पे आप जब जा रहे हो तब घूम रहे हो, प्लस आपके साथ फायदा ये है बैक पैकिंग ट्रिप पे कि आपको कनेक्शंस मिल रहे हैं। कनेक्शंस की आप किसी सीए से मिल रहे हो, आप किसी इंजीनियर से मिल रहे हो, इंटीरियर डिजाइनर से मिल रहे हो, तो ये आप कनेक्शंस है आपके वर्ल्ड वाइड, आप या फिर इंडिया में आपको कनेक्शंस है। अगर आप हैदराबाद से हो तो आप इंदौर का आपके पास एक इंसान है जो इंटीरियर डिजाइनर में है, आपके पास कोलकाता का एक इंसान है जो इस फील्ड में है। तो ये कनेक्शंस है जो आप बिल्ड कर रहे हो, तो ये चीज़ें हैं। और लोग अकेला पसंद भी करते हैं रहना। ट्रैवल की दुनिया के बारे में अगर हम देखें तो पहले हम लोग ये देखते थे फैमिली ट्रिप बन रहा है, फैमिली फ्रेंड्स की ट्रिप बन रहा है, तो एक ऐसा ग्रुप बनता था और फिर वो लोग निकलते थे किसी टूर एंड ट्रैवल के लिए। और आज की तारीख में ये अकेलापन की वजह से लोग शायद सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं। क्या ये एक रीजन है जिसके वजह से आपका ये बैकपैक वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा बूम कर रहा है, या आप लोग भी इसी कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं? क्या इसी चीज का फायदा उठाना चाहते हैं? हाँ, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें भी कि एक इंसान जो सोलो ट्रैवल करना चाहता है, ठीक है, उसको एक्सपेंडिचर नहीं मिल रहा है। मतलब अगर जब वो घूमना चाहता है तो वो खुद से घूम रहा है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं बिजनेस में जो कि जिनका बिजनेस है, स्टार्टअप्स हैं, या फिर लेट्स से कि कॉर्पोरेट लाइफ है उसकी, ठीक है, वो उसको टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है, शाम को 5 बजे घर आता है, कोई टाइम नहीं है। वीकेंड्स पे भी फैमिली के साथ या फिर पार्टी कर रहा है, तो उसको टाइम ही नहीं है खुद के लिए प्लान करने का, तो वो खुद के प्लान कब करेगा। तो एक चीज़ ये है कि हमें फ़ायदा मिल रहा है इससे, ठीक है, क्योंकि हम लोग बैक पैकिंग में पूरा प्री प्लान होता है हमारे पास ट्रिप्स, या फिर आपको सिर्फ एक जगह पे आना है और उस जगह से वापस आपको घर जाना है। बस आपका स्टे, आपका अकोमोडेशन में मील्स, आपका ट्रांसपोर्टेशन, या फिर हम लोग आपको लोग दे रहे हैं, एक वाइब मिल रही है, तो वो सब चीज़ें मिल रही है। तो एक ये चीज़ें हैं। और सेकेंडरी ये चीज़ है कि जब एक इंसान जब अकेला फील करता है, ठीक है, जब घर पे अकेला रहता है वो या फिर कहीं भी अकेला है, तो उसको एक सोलो ट्रैवल करना है। जब उसको सोलो ट्रैवल में ऐसा होता है कि नई चीज़ें मिलती है आपको, ठीक है, आप एक जगह आप जब जा रहे हो, ठीक है, तो आपको एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है,
जब आप वो माहौल बदलना है, जब आपको आप घर से बाहर निकलोगे तो आपका माहौल बदलेगा, तो वो चीज़ है। तो इन दो चीज़ों से चलो सोलो ट्रैवल करना चाहता है इंसान और वहीं हमें फ़ायदा हो रहा है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि कोई एक सोलो ट्रैवलर आपके पास आ रहा है जो एकदम अनजान है, वो आके ऐसे और 10-12 लोगों से मिल रहे हैं जिनको वो दुनिया में पहले कभी नहीं जानता था या एग्जिस्ट करते हैं भी नहीं मालूम था, उनकी मेंटेलिटी कैसे शिफ्ट होते हैं जब वो अनजान लोगों से मिलते हैं और जब वो वापस जाते हैं उनका दिमाग क्या होता है? जब बहुत लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, ठीक है, अब जब वो इंट्रोवर्ट इंसान बहुत सारे एक्सट्रोवर्ट इंसान से मिलेगा, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट इंसान को मिलना है, लोगों से मिलना है, पर वो मिल नहीं पाता है, उसको एक मौका नहीं मिल रहा है। जब वो ट्रिप पे जाएगा वो इंट्रोवर्ट इंसान लोगों से मिलेगा, लोगों से बातचीत करने का मौका मिलेगा, ठीक है, जब वो और लोगों से मिलेगा, लोगों के साथ घूमेगा, वाइब करेगा, उनको नई चीज़ें डिस्कवर करेगा, या फिर जो नया कल्चर है वो जानेगा। क्योंकि हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं, फेस्टिवल या फिर रिमोट ट्रिप पे, वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को जानेगा तो वो खुलेगा इंसान। तो वो इंसान जब इंट्रोवर्ट इंसान जब लोगों से बात करेगा तो अपने आप में कनेक्शंस होंगे और लोग आपस में मिलेंगे, तो वही एक फ़ायदा है उसको। जब आप लोगों ने ये कंपनी के तौर पे शुरू किया था, पहले तो एक कम्युनिटी बनाया आपने, फिर आज के तारीख में आज ये कंपनी है, तो ये कंपनी में जो आप लोग फाउंडर्स हैं, आप लोगों ने अपना रोल कैसे डिवाइड किया और किस टाइप का रोल्स आप लोगों के पास है जो डिफाइंड और डिवाइड है, और कितनी बार आप लोग आपस में झगड़ा करते हैं? स्टार्टिंग में हम लोग जब मिले, ठीक है, हम लोग कॉलेज फ्रेंड्स थे, तो हमें सब चीज़ खुली थी, ठीक है, एक दूसरे से बातचीत करना या फिर एक दूसरे को गाली दे रहे हैं या फिर कुछ भी चीज़ें, तो हम स्टार्टिंग से खुले हुए हैं। तो अगर आपस में एक चीज़ तो बोल भी देते हैं तो उसका कोई इशू नहीं है। हम एक अगर इंसान बोलता है तो दूसरा चुप होता है, ठीक है, क्योंकि पता है कि अगर इंसान बोलेगा तो उससे को चुप ही होना है, क्योंकि वहाँ चीज़ें आगे बढ़ती है। और जब आप जैसे कह रहे हैं कि क्या क्या काम नहीं करा है, तो हम लोग स्टार्टिंग से ही ऐसी चीज़ें सीखना चाहते थे कि हम लोग खुद से करें, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा आप लोगों को हायर नहीं कर सकते हो, ठीक है। जब एक बूटस्ट्रैप कंपनी अगर 10-15 लोगों को हायर करेगी, अलग अलग लोगों को बुलाएगी, उनसे काम करवाएगी, तो वो चीज़ें कभी वर्क नहीं करेगी और वो एक चीज़ें हमेशा फेलियर ही कहलाएगी, क्योंकि जब आपके पास फंड नहीं है तो आप कैसे किसी को हायर कर पाओगे। ट्रू। हाँ, तो हमने क्या करा स्टार्टिंग से कि कुछ चीज़ें काम में बांटी। अगर एक इंसान हमें एक बहुत एक्सट्रोवर्ट है तो वो इंसान एक लोकल या फिर वेंडर लोगों से बात कर सकता है, ठीक है, तो वो एक बंदा जो वो ऑपरेशन वाला बंदा हुआ, या फिर जब मैं बंदा हूँ, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, ठीक है, तो मुझे ज्योग्राफी मेरी बहुत अच्छी है, तो मैं आइडेंटिटीज बना सकता हूँ या फिर मैं पोस्टर्स बना सकता हूँ। ओके जी, तो वो मैं करता हूँ। या फिर एक बंदा है जो पैसों में बहुत चंट है, तो वो ऐसा है कि वो फाइनेंस देखता है, वो चीज़ें देखता है, बजट क्या होगा और फिर कस्टमाइज हो जाएगा, वो कहाँ जाना है, लोगों में मिलना है, बात करना है, तो वो चीज़ें, तो सब चीज़ें हमने बांट ली। और आपस में कोई क्लैश होता है कभी? नहीं, कोई क्लैश क्योंकि हम लोग कॉलेज फ्रेंड्स हैं, हम लोग साथ में रहे हैं, हम लोग 4 साल साथ में रहे हैं कॉलेज में, या फिर उसके बाद में घर पे भी साथ में रहे हम लोग, क्योंकि हम लोग सब एक रूम पे रहते थे, एक फ्लैट पे रहते थे हम लोग, तो हम चीज़ें जानते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एक दूसरे के घर के बारे में जानते हैं, कंडीशन जानते हैं, आदतें जानते हैं, तो सब चीज़ें हो जाती हैं। सो जब आप ये मल्टीपल फाउंडर्स होते हैं जी, 2 या 3 फाउंडर्स होते हैं, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो बहुत अकेला होता है, बिकॉज उसका एक सपना होता है, उसका एक रोड मैप होता है जो वो ही जानता है, वो किसी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, और बहुत मुश्किल है ये बताना कि मेरा ये सपना है या मैं ये देखना चाहता हूँ। जब आप 2-3 लोग एक साथ एक ही विजन में या एक ही मिशन में काम करते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है, आप खुल के बात कर सकते हो। तो इसको आप कैसे देखते हो कि एक सिंगल एंटरप्रेन्योर जो एक बिजनेस रन करना चाहते हैं या ऑपरेट करना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए कितना चैलेंजिंग है, एंड हाउ मच इट इज लेस डिफिकल्ट फॉर हैविंग को फाउंडर्स? कोई चैलेंजेस तो दोनों के पास बहुत हैं, ठीक है, बहुत चैलेंजेस, क्योंकि स्टार्टअप अपने आप में कोई चीज़ बिल्ड करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, खून पसीना लगता है उस चीज़ को बिल्ड, एक एम्पायर आप खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि अब सिंगल एंटरप्रेन्योर के पास ये समस्या है कि अब वो हर चीज़ सोचेगा, बट उसके पास कोई इंसान नहीं बताने को कि सही है गलत है। ट्रू। या अब 3 लोगों के पास 3 दिमाग है, 3 अलग अलग दिमाग है, हमारा कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है, हमारा विजन सेम है, बट हमारे पास एक दिमाग है कि अगर एक इंसान गलत कर रहा है तो उसको बता सके कि हाँ करेक्ट करवा जा सकता जी, है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक फ़ायदेमंद है। बहुत सा जब मल्टीपल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, मल्टीपल फाउंडर्स होते हैं, तो उसके लिए वो फ़ायदेमंद है, और वही चीज़ वो नेगेटिव है वन फाउंडर के लिए। व्हाट मनी मीन्स टू यू? पैसे की कितनी अहमियत है आपके लिए एज एन इंडिविजुअल? अमाउंट जब होता है, ठीक है, एक आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट है, आपके फंड है, तो आप उस चीज़ को, अब एक बिजनेस को चला सकते हो, ठीक है। जब आपके पास कोई फंड नहीं है तो आप ना कंपनी चला सकोगे, अगर आप बातें भी कर लोगे ना तो कोई उसकी मतलब उसकी कोई अहमियत ही नहीं है ना, जब आपके पास कोई फंड ही नहीं है, क्योंकि आपको वो लेटली या फिर
लास्ट में आपको फंड की ज़रूरत है किसी चीज़ को बुलाने के लिए, मार्केटाइज करने के लिए, किसी प्रोडक्ट को चलाने के लिए, या फिर खुद की जो लिविंग है उसको चलाने के लिए। जब आप घर से बाहर रह रहे हो तो आपको एक सफिशिएंट अमाउंट की ज़रूरत है खाने के लिए, रहने के लिए। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं। तो मैं समझता हूँ कि आपके पास फ़ंड इतना मिनिमम होना चाहिए जो आप आपके लाइफस्टाइल जी रहे हो वो चीज़ों को, और आपकी कंपनी में जब आपको एक फ़ंड लगे तो आप उसको यूज़ कर सको। कंफर्ट जोन को बाद में हासिल करने के लिए पहले अनकंफर्टेबल होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में इंसान कंफर्ट में रहेगा ना तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंफर्ट में चीज़ें होती नहीं है ना। आप जब आउट ऑफ कंफर्ट जाओगे तो चीज़ें सीखोगे, और जब इंसान सीखेगा तभी कुछ कर पाएगा। ट्रैवल के फायदे के बारे में अगर पूछूं तो कौन सा बेसिक 1 2 3 फायदे हैं जो किसी भी ट्रैवलर को ये समझना जरूरी है कि थ्रू दिस ट्रैवल थ्रू दिस टूर और ये बाहर जाने के बाद मुझे ये 3 चीजें तो जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए या मिलेगा? ठीक है, तो आपके नजरिए से ये क्या है? यार बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, मैं कुछ फ़ायदे गिनाना चाहूँगा कि जब आप घर पे रहते हो या फिर आप एक समाज में, आप सोसाइटी में रहते हो, तो आप एक सोसाइटी को ही सिर्फ मानते हो। ठीक है, वो आपके पास सोसाइटी है। जब आप बाहर निकलते हो तो ऐसी हज़ारों सोसाइटी हैं। ठीक है, आप यहाँ हो तो आप अपने आप को बड़ा मान रहे हो। ठीक है, अपने आप को उस काबिल मान रहे हो। आप जब बाहर जाओगे तो वो हज़ारों कल्चर है। ठीक है, आप वहाँ पे बहुत छोटा महसूस करोगे। ठीक है, तब वो जब आप छोटा महसूस करोगे ना तो आपको अपने आप एक ग्रेटिट्यूड आएगा कि अरे यार मैं तो यहाँ इतना बड़ा था, अब यहाँ हूँ मैं जब, तो मैं इतना छोटा महसूस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे आसपास कोई लोग ही नहीं है। यहाँ पे एक अलग भाषा के लोग हैं, यहाँ पे एक अलग कल्चर के लोग हैं, तो आप अपने आप को वहाँ से एक बहुत छोटा इंसान मानोगे। तो वो इंसान में वहाँ से ग्रेटिट्यूड आता है, रिस्पेक्ट आती है। तो वो चीज़ है। ठीक है, और बस बहुत सारी लर्निंग है, सेल्फ लर्निंग है। ठीक है, सेल्फ लर्निंग में ऐसा है कि जब आप घर पे हो या फिर आप कहीं एक जगह पे हो तो आप एक रुके हुए जगह पे हो। ठीक है, आप एक सीमित जगह पे हो। ठीक है, अपने आपकी जो सोच है वो सीमित सोच है, और जब बाहर जाओगे तो वो चीज़ें आपकी फैलेगी। ठीक है, जब आप सोचना समझना जो आप एक्सपोजर बढ़ जाएगा आपका। तो वो चीज़ें हैं। तो कई फ़ायदे हैं जब एक इंसान ग्रेटिट्यूड आता है, रिस्पेक्ट आती है चीज़ों के लिए, वो सेल्फ लर्निंग है। जब आप एक कम्युनिटी को बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं तो बिजनेस का मिशन और विजन अलग हो जाता है। वहाँ पे रेवेन्यू एक बहुत बड़ा मैटर होता है और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जब आप लोग एक बिजनेस मॉडल क्रिएट करते हैं तो आप लोग क्या कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हम लोग 2024 2025 फाइनेंशियल ईयर में ये करेंगे, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा रेवेन्यू टारगेट है? तो किस तरीके से आप इसको ऑपरेट करते हैं एज ए बिजनेस? बिल्कुल, हम लोग ना एक रेवेन्यू टारगेट लेके चलते हैं हर ईयर, क्योंकि हर साल हम लोग कुछ चीज़ें नहीं लाते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास आज एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट को अगर बड़ी करना है हमें, या फिर बैक एंड में टीम चाहिए, तो उसके लिए फंड चाहिए आपको। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए एक आपके पास अगर टीम है 4 लोगों की, अगर आपके पास कल 6 लोगों की टीम होगी या फिर दुगनी होगी 8 लोगों की टीम होगी, तो वो चीज़ डबल से होगी। ठीक है, अगर आप एक काम आज 4 दिन में हो रहा है, ठीक है, तो वो कल 1 दिन में होगा। कहीं ना कहीं टीम से होगा। ठीक है, अच्छी चीज़ों से होगा, या फिर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बाईपास चीज़ें हैं जो आप कर पाओगे, आपके पास एक टेक्निकल चीज़ है, तो उस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल फ़ंड चाहिए, और उस फंड के लिए आपको रेवेन्यू गेन करना बहुत ज़रूरी है। तो हर साल वो टारगेट रहेगा। एक अच्छी कंपनी को बड़ा बनने के लिए हर साल रेवेन्यू बड़ा करना चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल वो चीज़ होनी ही चाहिए। तो एक टारगेट होता है एक कंपनी का, या फिर हमारा खुद का एक टारगेट है कि उस रेवेन्यू का हम हर साल डबल करें, बढ़ाएं। आज की तारीख में 2024 में एआई एक बहुत बड़ा मुद्दा है लोगों को बात करने के लिए जी। और हर डिपार्टमेंट या हर सेक्टर में एक थ्रेट है, या थ्रेट के तरीके से इसको देखा जा रहा है कि एआई इज अ थ्रेट। मैं अगर थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में बात करूं तो वर्चुअल वर्ल्ड भी एक अलग मार्केट बन चुका है, जहां पे आप आंखों के सामने एक चश्मा लगा के आप एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हो, आपको वहां पे फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। तो फॉर योर इंडस्ट्री, हाउ यू लुक एट दिस एआई एंड दिस वर्चुअल वर्ल्ड टू बी ए कॉम्पिटिटर ऑफ योर्स? देखो, एआई और जो वर्चुअल वर्ल्ड है ये बहुत अहमियत रखता है किसी भी एक फील्ड में। ठीक है, एज अ ट्रैवल कंपनी अगर मुझे किस चीज़ों को मार्केटाइज करना है, ठीक है, तो एआई और जो वर्चुअल दुनिया है वो बहुत अहमियत रखती है। सोशल मीडिया या फिर एआई जो हम जो क्रिएट करते हैं उस चीज़ के लिए, बट उस चीज़ से अगर हम अलग जाएंगे ट्रैवल दुनिया में, उसका कोई मायना नहीं है। ठीक है, जब हम ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं, ऐसी लोकल चीज़ें दिखा रहे हैं, ऐसी रिमोट जगह दिखा रहे हैं,
मतलब आपके लिए AI इज नॉट अ थ्रेट एंड AI इज नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन इवन, क्योंकि वो तो एक एक्सपीरियंस है जो आप फिजिकली जाके ही कर इट्स अ सकते हो। मैटर ऑफ मार्केटाइज, ठीक है। आप वर्चुअल अगर चीज़ें दिखा रहे हो या फिर आप AI से कुछ क्रिएट कर रहे हो जो आपको मार्केटाइज कर पाए, तो वो चीज़ वहाँ फायदेमंद है। बट अगर जब एज अ ट्रैवल क्रिएटर हो गया या फिर कोई कहीं जा रहा है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को दिखाओगे तो वो बिल्कुल लोगों को इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर आप मतलब खुद इसका भी अगर जाओगे- मैं अलग तरीके से अगर इसको मैं रिमोल्ड करूं तो ऐसा है कि आप अगर किसी लोकेशन को प्रमोट करना चाहते हो तो आप उसका एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करके लोगों को दिखा सकते हो कि इफ यू विल गो टू दैट प्लेस यू विल हैविंग दिस काइंड ऑफ विजुअल्स। ये आपको मार्केटिंग के लिए मदद कर सकता है। सो दैट कैन बी अनदर टूल टू मार्केट। कोई अनएक्सप्लोर्ड जगह को जब आप मार्केट करोगे तब ये एक टूल हो सकता है। ओके, दैट्स गुड, दैट्स राइट। नाउ माय पॉइंट इज दैट कि जब हम एक ऐसे ऑर्गेनाइज सेगमेंट में काम कर रहे हैं और ऐसे एक निश बना के काम कर रहे हैं जहां पे हमारी कम्युनिटी अलग है, हमारा तौर तरीका अलग है, हमने टारगेट ऑडियंस को अलग बना के रखे हैं, सो हाउ मच यूनिक इट इज फॉर एनी इंडिविजुअल हु विल बी इंटरेस्टेड टू बी एसोसिएटेड विथ योर कंपनी। Okay. Association with your company can be in many ways. As a traveler? Association, not in a traveler. I'm not talking about in that way. I'm talking about in that way. कोई एज ए फंड आपको एसोसिएट करना चाहते हैं या कोई फंडिंग के तौर पे आपका पार्टनर बनना चाहता है, कोई लीगल एडवाइजरी के तौर पे आपका पार्टनर बनना चाहते हैं, या कोई दूसरे मार्केटिंग टूल में मदद करने के लिए आपको पार्टनर बनना चाहते हैं, तो आप एज ए कंपनी अपने आप को कितना ओपन रखते हैं टू एसोसिएटेड विथ सम थर्ड पार्टी हु कैन बी ए हेल्प टू योर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देखो कोई भी चीज़ को बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है। अब वो टाइम एक आप खुद लेते हो, क्योंकि कोई बड़ी चीज़ें एक आसानी से नहीं बनती, वो टाइम लगता है। अब कोई चीज़ अगर आपको या फिर कोई कंपनी है, कोई इंडिविजुअल है, आप उसका पार्टनर बनना चाहते हो, ठीक है, वी कैन ओपन टू हेल्प देम, ठीक है। उनके हम हेल्प करना चाहेंगे एज ए स्टार्टअप कि हम उनका पार्टनर बने या फिर हम उनसे से हेल्प लें और हम उनको भी एज अ फंड या फिर उनको मार्केटाइज करें या फिर लोग उनको जाने, तो हम उनको लिए हमेशा हेल्प करेंगे। तो ये चीज़ है। ओके, नाउ माय अनदर पॉइंट इज दैट जब हम कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, जब हम एंटरप्रेन्योर होते हैं, जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, हमको ये पता होता है कि हमें मार्केट करना है, हमें रेवेन्यू जनरेट करना है, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है, सर्वाइवल का सवाल है। हम ये नहीं सोचते कि इसका एक लीगल एस्पेक्ट भी होता है, इसका एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स भी स्ट्रांग होना जरूरी है। बिल्कुल होता है। तो आप लोगों ने जब ये शुरू किए थे, क्या इस सब के बारे में आइडिया था कि ये ठोकर खा के ही ठाकुर बने? नहीं, हमें उस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। जब हम स्टार्टिंग में स्टार्ट करा इस जर्नी को, इस कम्युनिटी को, तो हम शुरू से ही रो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों को ट्रैवल करा रहे हैं, बट हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे पास GST नहीं है, हमारे पास सर्टिफाइड नहीं है, हम लोग स्टेट बोर्ड से सर्टिफाइड नहीं है, हम लोग इंडियन बोर्ड से सर्टिफाइड नहीं है, ठीक है। हमारे पास कोई टैग नहीं है, ठीक है। हम ना कोई टीम भी नहीं है, हम लोग ट्रेडमार्क भी नहीं है हमारे पास कोई। तब वो चीज़ें स्टार्टिंग में पता चली, धीरे धीरे पता चली, जब कुछ लोगों ने बताया, हमारे कोई बड़े हैं या फिर उन्होंने बताया, जब हम किसी और को देखा, या फिर ठोकर खा के ठाकुर बने हम लोग भी। तो आज की तारीख में ये एक सिस्टमेटिक कंपनी है जब जहाँ लोगों पे ने सारे हमसे लीगल पूछा- डॉक्यूमेंटेशन है। लोगों ने हमसे पूछा कि ये इसका ट्रेडमार्क है कि नहीं, आपके पास कोई कागज है कि नहीं, हम लोग आपको क्यों ट्रैवल करें, तो आप एविडेंस बताओ। बट अगर आज हमसे वो पूछते हैं एविडेंस बताओ, तो हमारे पास एविडेंस लोगों के फोटोज हैं, लोगों के स्माइल्स हैं, लोगों के चेहरे हैं, तो वो एविडेंस है उनके पास। मैं आपके दूसरे फाउंडर से भी बात कर रहा था कि अबाउट द विजन एंड मिशन ऑफ द कंपनी। आप इंडिविजुअली इस कंपनी को अगले 5 साल में कहाँ देखना चाहते हैं एंड व्हाट इज योर टारगेट टू रीच टू दैट लेवल? ओके, उन्होंने बताया कि इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। बट अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं कहाँ तक देखता हूँ इन 5 years, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि वी आर द वर्ल्ड, मतलब हम सबसे बड़ी ट्रैवल एक कम्युनिटी, ठीक है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रैवल कम्युनिटी, जो कि एक बैक पैकिंग ट्रिप्स को ऑर्गेनाइज करे, जो कि इंटरनेशनल और यहाँ के लोग सब आपस में लोग के जाएँ, ठीक है। एक अर्ग रहे उनके पास जाने की, घूमो इंडिया की, और हमारे पास सारी बैचेस सोल्ड आउट रहे फॉर द ईयर। That is really great and I also wish for the same. Yeah. Now my another point is that कि जब एक बाहर के लोग जब हिंदुस्तान में आते हैं, जब कोई फॉरेनर इंडिया आते हैं, वो घूमने के लिए आते हैं 90% केसेस में। तो जब ये घूमने के लिए आते हैं बाहर के लोग, उनको बहुत चीज़ें में डाइवर्ट किया जाता है, गलत फ़ायदा उठाया जाता है। तो आप उन लोगों तक कैसे पहुंचेंगे ताकि उनके लिए ये एक फर्स्ट प्रेफरेंस और चॉइस बने जब वो इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं? तो हाउ यू विल रीच देम? मैं बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर से मिला हूँ, ठीक है, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं। वो कुछ अगर मैं 100% ट्रैवलर्स की बात करूँ, तो 50% ट्रैवलर्स ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ गोवा या फिर ऋषिकेश या फिर कुछ इसी जगह पे आना है,
ठीक है, और वो हिप्पी लोग हैं, ठीक है, उनको आना है और सिर्फ वहाँ पे पड़े रहना है। बट कुछ 50% ऐसे लोग हैं जिनको एक्सप्लोर करना है, ठीक है, और वो भी एक्सप्लोर की से जैसे वहाँ पे अगर माउंटेन्स है तो वो माउंटेन से बिल्कुल अलग, बीच से बिल्कुल अलग जाएंगे और हेरिटेज, इंडियन हेरिटेज वॉक्स हैं, ठीक है, वो ज्वाइन करेंगे। वो लोग हेरिटेज वॉक पे रहेंगे, वो लोग फूड वॉक पे रहेंगे। वो लोग जैसे अगर लखनऊ जाएंगे, वो बनारस जाएंगे, ठीक है, कोची जाएंगे, फोर्ट कोची देखेंगे, तो वो हेरिटेज चीज़ें इनको पसंद है। 50% लोग मैं इससे मिला हूँ, ठीक है। तो उन लोगों को अगर टारगेट करना है तो वो एक सोशल मीडिया कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पार्ट है जो कि मैं देखता दैट इज द ओनली टूल हाउ टू रीच पीपल। या सोशल मीडिया या फिर गूगल एड्स हो गए, तो ये चीज़ें बहुत एक रोल प्ले करती है उस चीज़ में, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही बैक पैकिंग है और वो बैक पैकिंग वो भली भांति जानते हैं। यस एग्जैक्टली, दैट इज द रीजन। क्या बाहर के देशों में ऐसे कम्युनिटी है जो कम्युनिटी आप लोग इंडिया में चलाते हैं? बहुत सारी ट्रैवल कम्युनिटीज़ हैं इनफैक्ट। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैं अगर अलग अलग स्टेट के लोगों को एक करके घुमा रहा हूँ तो वो काफ़ी अलग बात है। और वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि वो अलग अलग कंट्रीज से लोगों को मिला रहे हैं और घूम रहे हैं, तो वो काफ़ी अलग बात हो जाती है कि आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट अलग अलग जगह से, अलग अलग फील्ड से, आप अलग अलग कंट्री, रीजन, लैंग्वेज के लोगों को ला रहे, इकट्ठा कर रहे हो, उनको घुमा रहे हो, तो वो काफ़ी अपने आप में बहुत अलग वाइब है, मैजिक है वो। घूमना छोड़ के आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? गार्डनिंग और म्यूज़िक बहुत प्यारी चीज़ है। अगर म्यूज़िक और ट्रैवल को मिलाते हैं हम लोग तो बहुत अलग चीज़ मिलती है। किस टाइप का म्यूजिक आप पसंद करते हैं? मैं इंडी कंट्री म्यूज़िक सुनता हूँ, इंडी म्यूज़िक सुनता हूँ, रॉक बैंड सुनता हूँ, मतलब फॉक म्यूज़िक सुनता हूँ, मतलब सभी तरह के म्यूज़िक, साउथ इंडियन म्यूज़िक, साउथ इंडियन म्यूजिक भी सुनते हैं? A.R. रहमान। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड कौन आपके फेवरेट हीरो या हीरोइन में से है? यार बहुत सारे एक्टर्स हैं। नहीं ऐसा नहीं चाहिए, कोई स्पेसिफिक चाहिए जिनको आप ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। जैसे होता है ना कि शाहरुख खान की मूवी है तो क्या कंटेंट है मतलब नहीं है, शाहरुख खान है तो जाना है। यार मैं ना बहुत सारे मेरे मॉल रोडर्स भी रहे हैं, ठीक है, इसमें कि पुराने एक्टर्स अगर मैं बात करूँ, देवानंद, ठीक है, देवानंद टाइम से अगर मैं देवानंद हो गया, फिर मैं कुछ डायरेक्टर्स की बात करूँ तो सत्यजीत रॉय जो कि खुद अपने बंगाली है, उनकी मूवीज़ काफ़ी अच्छी रही हैं। और अगर साउथ इंडियन एक्टर तो सलमान दिलकर, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, शाहरुख खान, तो ये सब काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं। अभी के जो एंटरप्रेन्योर है, जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या नए इस दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, उनके लिए कौन सा पैरामीटर्स आप उनको सजेस्ट करते हैं कि जिनके बारे में उनको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, या आपको प्रॉपर चेक लिस्ट बना के ये काम करना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि यू आर रेडी विद दिस चेक लिस्ट देन ओनली एंटर इनटू द स्टार्टअप वर्ल्ड? नए स्टार्टअप्स में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका ना विज़न बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास विज़न है तो ही आप काम कर पाओगे, नहीं तो आप 3 साल चलाओगे, 4 साल विजन का चलाओगे। मतलब क्या है? ये भी बहुत वेग हो जाता है कभी कभी। Vision- कभी कभी ये होता है कि लोगों ने कुछ सोचा कि ये तो ऐसा है, और जो वो सोचते हैं उनको लगता है कि बस मैं ही हूँ जो ये बना रहा हूँ या कर रहा हूँ। तो विजन का मीन क्या है? विज़न का मीन अपने आप में एक SOP है उनकी, ठीक है। ओके, हाँ, कि अगर एक कम्युनिटी बना रहा हूँ जो कि मोस्ट सस्टेनेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, या फिर हम लोग रिमोट और फेस्टिवल ट्रिप्स करवाते हैं, तो हमारे कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट और विजन से हम कभी अलग नहीं जाते हैं, ठीक है। तो वो अगर विजन सेट है उनके मन में, उनका अगर प्रोफेशन है वो, ठीक है, उनका प्रोफेशन को करने में वो रुचि है, तो वही वो कर पाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है पहला। दूसरा? हाँ, दूसरी चीज़ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब उनका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट अगर वो अगर जाएंगे, आजकल का एंटरप्रेन्योर्स में सोचता हूँ ना, वो हमेशा ऐसा होता है कि वो 100% स्ट्रेस लेता है, ठीक है, उसके काम को लेकर, वो काम क्या करेगा, बट वो काम नहीं कर रहा है। अगर वही चीज़ वो 100% एफर्ट्स काम में देगा ना, विदाउट टेकिंग स्ट्रेस, ठीक है, वो क्योंकि क्या कर रहा है कि स्ट्रेस ले रहा है, 100% स्ट्रेस ले रहा है कि काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, वो कंफ्यूज है, काम ही नहीं कर पा रहा है। अब वो चीज़ अगर एक चीज़ लाइन अप करेगा वो, ठीक है, हर चीज़ नोट करके लाइन अप करेगा वो, स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड होना जरूरी है कि क्या उसको करना है, अगर दिनचर्या उसकी क्या है। कंपनी के लिए उसे 1 घंटा अगर आज देना है और सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ के लिए देना है तो भी काम हो जाएगा, दैट इज क्योंकि वो स्ट्रेस ले रहा है, पूरे दिन स्ट्रेस ले रहा है। वो दैट इज राइट। क्या कर रहा है, स्ट्रेस ले रहा है, अगर ये कैसे होगा, मैं फंड कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास ये लोग कहाँ से आएंगे। अगर वही चीज़ वो 1 घंटा वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखेगा और कल से वो ग्राफिक डिज़ाइन में काम करेगा, तो वो कुछ प्रोडक्ट्स लाएगा। मतलब ग्राउंड लेवल पे जाके अपने आप को तैयार करके बिल्कुल, काम करके बिल्कुल, प्रोडक्टिविटी निकालना बहुत जरूरी है खुद के लिए पहले, हाँ, आज तभी का जाके वो entrepreneur किसी शायद दूसरों के लिए कर 100% स्ट्रेस ले रहा है उस चीज़ को लेकर, 100% काम नहीं कर रहा है। दैट इज वेरी ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू, एंड दैट इज वेरी ट्रू, एंड दैट इज वेरी यूनिक पॉइंट जो आपने बताया। और थर्ड क्या बोलेंगे आप? एक बार क्वेश्चन आप बताएंगे प्लीज। नए एंटरप्रेन्योर के लिए सजेशंस कि ये होना चाहिए आप में, देन ओनली एंटर इनटू दिस वर्ल्ड। यार उसको ना, एक विजन हो गया, एक आपकी प्रोडक्टिविटी हो वो गई। जब काम कर रहा है तो वो पहला काम नहीं जो वो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो काम वो लोग कर चुके हैं, क्योंकि दूसरे तरीके से उन्होंने करा होगा, ठीक है। ट्रैवल कंपनीज आज एक नहीं है, कल हज़ारों थी,
ठीक है, बट अगर वो काम कर रहा है तो वो काम भी कल हजारों होंगे, तो वो काम कर रहा है, उनका तरीका अलग है, तो वो उन तरीकों को सीखे, उनके पास जाए, उनसे मिले, ठीक है। अगर मान लो मेरा आज काम है, मेरी एक कोई पैकेजेस है, ठीक है, तो मैं उस कंपनी के जो SOPs हैं वो मैं जानूंगा, उनके फाउंडर्स क्या सोचते हैं, उनमें कैसे काम करा, उनकी जर्नीज क्या है, या फिर मैं आज वहाँ जाऊँगा, उस जगह पे जाके काम करूँगा, उस जगह पे जाके सीखूँगा, तो 10 जगह जाऊँगा, 10 जगह से चीज़ें लाऊंगा, फिर यहाँ बैठ के वापस काम करूँगा, तो वो चीज़ यूनिक है, वो चीज़ें उनको करना चाहिए। So thank you very much for sharing such insightful knowledge with us. And if you can tell us that what was your experience on this discussion, then it will be great to us. यार मैंने मतलब ये मेरा फर्स्ट पोस्टकार्ड था, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, क्योंकि मैं आज से जितना मैं 4 साल हो गए मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ, ठीक है, काम कर रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें मैं हमेशा कर रहा हूँ, सुबह उठता हूँ या फिर कुछ मेरी जो चीज़ें हैं, योगा करता हूँ तो वो मैं करता हूँ, वो करता आ रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। बट आज मुझे जो मौका मिला, ठीक है, जो आपने मुझे मौका दिया, तो वो काफ़ी अलग है, मेरे ट्रैवल एक्सपीरियंस मुझे याद आ रहे हैं, ठीक है, जो मैंने जीवन जिया है, तो वो चीज़ें सब याद आ रही हैं मुझे, मेरे जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो सब चीज़ें मुझे याद आई है, तो ये काफ़ी So thank you very much for giving us your time. It was a great pleasure talking to you. Thank you so much. So this was the podcast about घूमो इंडिया कम्युनिटी। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा एंड इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको बहुत कुछ ऐसा जानने को भी मिला है जो हिंदुस्तान के बहुत छोटे छोटे अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस को ये लोग कवर करने की कोशिश करते हैं और आप इनके थ्रू एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस को भी गेन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर पॉडकास्ट एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब TSBP न्यूज, TSBP शॉर्ट्स एंड TSBP क्लिप्स एज वेल। So, signing it off.